Hello everyone, how are you today? I hope you all are happy and learning very well. So, welcome to Study Funda. I am Madhu and we will discuss the theme 2 of our series. Theme 2 क्या रहने वाली है हमारी? Theme 2 रहने वाली है women. Women एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, whether it is pre और मेंस. ठीक है, तो आपको इस टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा होलिस्टिकली करना है. आज हम जो पढ़ेंगे विमेन के बारे में, वी विल रीड फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू इंटरनेशनल लेवल कि विमेन का कहाँ कहाँ क्या रोल है, कौन कौन से एक्ट इनसे रिलेटेड है, कौन कौन से स्कीम इनसे रिलेटेड है, कौन कौन किस किस तरह के वायलेंस होते हैं, उन वायलेंस को रोकने के लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं. हम ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में करने वाले हैं. तो आपके लिए जो डेटा होगा इस क्लास में जो हम पढ़ेंगे उसका डेटा वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है. तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है और जो आपको लगे कि आपको याद हो सकता है, आपके लिए बहुत रिलेवेंट है, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं. ऑल्दो वी विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ, आप टेलीग्राम चैनल में जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना. बट स्टिल व्हाइल वॉचिंग लेक्चर आपको लिखनी है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट. ठीक है, तो आई एक्सपेक्ट कि आपने जो लेक्चर हमारा फर्स्ट थीम का लेक्चर था वो आपने देख लिया होगा, विच वॉज अबाउट इंटरनल सिक्योरिटी. वहाँ पर भी हमने इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत ही ज़्यादा ब्रॉडली कवर किया था. हमने उसमें लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में पढ़ा था, हमने इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट के बारे में पढ़ा था, एजेंसीज विच आर इन्वॉल्व इन अ इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम हमने उसके बारे में पढ़ा था. इवन वी हैव डिस्कस अबाउट द इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन के बारे में, बॉर्डर फोर्सेस के बारे में, एंड साइबर सिक्योरिटी हमने बहुत ही ज़्यादा ब्रॉडली उसमें कवर की थी. तो आई वुड सजेस्ट कि बिफोर वॉचिंग दिस लेक्चर यू शुड गो बैक एंड वॉच दैट लेक्चर टू, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी भी एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं. आप जितने भी प्रीवियस ईयर उठाएंगे CAPF AC के एग्जाम के, तो यू विल फाइंड कि वहाँ पर इतने ज़्यादा क्वेश्चन हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में पूछे गए हैं. अभी हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो का पेपर हुआ था Tier 2, उसमें इंटरनल सिक्योरिटी का डायरेक्ट क्वेश्चन आया था. इवन विमेन का भी डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ पर आया था. तो कुछ ब्रॉड थीम्स होती है जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एग्जाम में आने के, वो हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं. अभी हमारी इंटरनल सिक्योरिटी हो गया एंड दिस इज विमेन. तो इसके बाद वाला लेक्चर होने वाला है एजुकेशन के बारे में. तो आपको बहुत ही अच्छे से देखने हैं सारे लेक्चर, क्योंकि इनके जो इसमें जो आपको मटेरियल मिलेगा ना, ये आपको खुद से प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा, ये हम आपको प्रिपेयर करके दे रहे हैं और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है. तो बहुत ध्यान से आपको सुनना है और लिखना है. ठीक है, चलिए तो अब हम करते हैं स्टार्ट. सो दिस इज अ क्विक अनाउंसमेंट फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स जो कि इस साल एग्जाम दे रहे हैं. देखिए, आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन लोगों ने अभी तक तो सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, बट स्टिल दे आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट कि वो रिवाइज उन्होंने प्रॉपरली रिवाइज किया है या वो एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. एंड देयर आर दो स्टूडेंट टू जिन लोगों ने कुछ नहीं स्टार्ट किया अभी तक, मतलब दे आर रिलाइंग कि कहीं से शॉर्टकट मिल जाए और वहाँ से हम पढ़ लें सब कुछ चीज़ें. तो ये जो 100 डेज का प्रोग्राम होने वाला है, ये आप दोनों के लिए ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि एक को तो रिवाइज करना है, तो रिवाइज करने के लिए दिस वुड बी द बेस्ट थिंग फॉर यू. एंड जिन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक उनके लिए भी बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि लिमिटेड टाइम में आपको वो सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल मिलेगा जो कि हम बहुत धीरे धीरे करते हैं. तो कम टाइम में भी आप इस एग्जाम में एक्सेल कर सकते हैं. ठीक है, तो आप 100 डेज का जो ये हमारा प्रोग्राम है आर्मर बैच, इसको देख सकते हैं. एंड दिस विल स्टार्ट ऑफलाइन स्टार्ट होने वाला है 21 फैब से. तो यू कैन कम एंड एनरोल. अगर आपको और डिटेल चाहिए रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम, सो यू कैन कॉन्टैक्ट दीज नंबर. ये हमारे ऑफिस के नंबर है, आप इनसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं किस तरह से स्टार्ट होने वाला है, क्या क्या चीज़ें वी विल कवर इन इट. तो आपको डिटेल में वो सारी चीज़ें बता देंगे. ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं. विमेन हमारा का ऐसा टॉपिक है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, प्लस वैसे भी इस थीम में क्या होता है ना कि विमेन की एक ऐसी थीम है जिससे कि हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेदर आपका प्रीलिम्स भी होता है या डिस्क्रिप्टिव लेवल एग्जाम होता है, क्योंकि स्कीम पूछ लेते हैं, कभी कभी एक्ट पूछ लेते हैं, कोई अगर पोर्टल ऐसा न्यूज़ में है या कोई प्लेटफॉर्म न्यूज़ में है उनके बारे में पूछ लेते हैं. डिस्क्रिप्टिव लेवल में आपको लिखना आना ही चाहिए विमेन के बारे में, आपके पास कुछ डेटा फैक्ट कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए विच इज़
रेयर, ठीक है, क्योंकि रेयर भी और करंट भी। हम इस जो आज जो क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें क्या होगा, हमारा जितना भी मटेरियल है इस इन स्लाइड्स में वो सारा करंट है, सारा अपडेटेड है, तो आपको कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। यू कैन कंप्लीटली रिलाई ऑन दिस लेक्चर, और यहाँ से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो कि आप खुद सर्च करते तो आपको काफ़ी टाइम लगता। तो सारा मटेरियल मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है, और यहाँ से आप जो भी देखेंगे इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल, एंड ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आई गेस प्रूव होगा। ओके, सो विमेन का अगर हम इंट्रो देखें तो आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं कि विमेन आर द फाउंडेशन ऑफ अ फैमिली, ऑफ अ सोसाइटी, एंड वेयर एवर दे आर in any role, whether in daughter role, wife role, or mother, grandmother, or doctor, teacher, किसी भी रोल में अगर वुमेन है तो दे परफॉर्म दे ड्यूटी विथ फुल ऑनेस्टी, केयर, अफेक्शन, इंटेलिजेंस, डेडिकेशन के साथ, ठीक है। तो वुमेन का आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। प्लस वुमेन का जो रोल है इट इज़ नॉट लिमिटेड टू वन स्फेयर, इट इज़ मल्टी डायमेंशनल, वेरी वर्सेटाइल, एंड वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या होते हैं कि बिकॉज ऑफ आवर माइंडसेट, हमारी जो अभी भी इंडियन सोसाइटी है उसमें क्या होता है कि वी सप्रेस वुमेन इन मेनी ग्राउंड्स। तो क्या होता है कि इससे हमारी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी जितनी बूस्टअप होनी चाहिए उतनी इकोनॉमी बूस्टअप नहीं हो पाती, बिकॉज वी आर सप्रेसिंग हाफ ऑफ आवर पॉपुलेशन। वुमेन कंट्रीब्यूट हाफ ऑफ आवर पॉपुलेशन, बट ड्यू टू सम रीजंस, ड्यू टू आवर माइंडसेट क्या होता है कि सप्रेशन की वजह से, वायलेंस की वजह से वो जो इकोनॉमी जो हम उनकी वर्क फोर्स को पॉजिटिव वे में यूज कर सकते थे, अब क्या हो रहा है उससे वो एक तरह से सप्रेस हो रही है। सो यू कैन सी विमेन का रोल लिमिटेड नहीं है। विमेन आर इन आर्म्ड फोर्सेस, women are in schools, women are in higher education, women are in beauty pageants, and women are in rural development स्कीम्स। रूरल डेवलपमेंट में अगर आप देखें तो अभी ग्राम पंचायत लेवल हो गई, या हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए, या जितने भी मेडिकल आंगनबाड़ीज हो गई, क्लिनिक्स हो गए, उन सब में women आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, एंड दे आर डूइंग देयर ड्यूटी विद फुल ऑनेस्टी। तो वो दिख भी रहा है। वो अगर हम सब बहुत सारी रिपोर्ट्स देखें, हम जैसे हमारी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की रिपोर्ट हो गई या रूरल डेवलपमेंट की रिपोर्ट हो गई, उनमें वुमेन का कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हम देख सकते हैं। उसके बाद ये कुछ कोट है जो आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वी एज अ वुमेन वी कंप्लीट। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट कोट्स जो मैंने डाले हैं यहाँ पर, जो मुझे पर्सनली पसंद है, बट अगर आपको पसंद है तो आप अपने हिसाब से आप कोट वहाँ पर लिख सकते हैं। क्योंकि अगर हम अपना आंसर स्टार्ट करते हैं कोट के साथ, या कहीं भी हम बीच में कोट्स डालते हैं, या हम एंड भी कोट के साथ करते हैं, इट गिव वेरी गुड इंप्रेशन कि आपको स्टाइल पता है कि ऐसे किस तरह से लिखते हैं, आपको स्टाइल पता है। अगर ऐसे में आप लिख रहे हो, तो अगर आप कोई आंसर लिख रहे हो तो वहां पर भी आप बीच में कोट लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, आप वहां पर डाल सकते हो किसने बोला था। तो इस तरह से कोट से अगर आप स्टार्ट करते हैं, आप किसी स्टोरी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, तो इट विल गिव यू एक्स्ट्रा एज इन द एग्जाम। ऑल राइट, तो हमारा जो पढ़ने का किस तरह से हम पढ़ेंगे इसे, विमेन के टॉपिक को हम विमेन को बहुत ही मल्टी डायमेंशनल वे से कवर करेंगे। जब भी हम एग्जाम में अपने आंसर लिखते हैं, एग्जामिनर फर्स्ट थिंग क्या देखता है, दैट आपने जो अपना पेपर लिखा है वो मल्टी डायमेंशनल है या नहीं, वेदर यू आर कवरिंग सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट। अगर आपने सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट को कवर किया है अपने टॉपिक में, तब आपका कोई भी टॉपिक वो कंप्लीटली खत्म हो जाता है कि ठीक है, आपने सारी चीज़ें, सारी डायमेंशन प्रॉपरली उसमें मेंशन करी है। उसके बाद इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं, ब्रॉडली वी विल रीड अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ वुमेन, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एजुकेशन लेवल ऑफ वुमेन, रोल ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे, देन स्पोर्ट्स में क्या रोल रहा है, उसके बाद स्पोर्ट्स के बाद कम्बैट रोल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डिफेंस के एग्जाम के लिए, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कम्बैट में हम देखेंगे। उसके बाद वी विल रीड कि वुमेन के वायलेंस की कौन कौन से वायलेंस प्रेवलेंट है अभी भी, ओके। उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने कौन कौन से एक्ट और इनिशिएटिव चलाए हैं, उसके बाद कौन कौन सी स्कीम्स है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ का जो डेटा होगा, फैक्ट होंगे, वो आपको बहुत ही
ध्यान से लिखने हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर आप वाइल राइटिंग योर एसे, रिपोर्ट, एनीथिंग, तो वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं इसमें। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि नॉर्मली लोग डेटा भूल जाते हैं या कोई भी रिपोर्ट कोट नहीं करते या कुछ इस तरह का बहुत सिंपल वे से लिखते हैं, तो सिंपल वे से लिखने से आंसर नहीं मिलते। आपको कहीं ना कहीं थोड़ा एक्स्ट्रा तो लिखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वैसा लिखना पड़ेगा जो कि रेलेवेंट है उस टॉपिक से, जो कि करंट है, अपडेटेड है। ओके, तो यहाँ पर आपको वो सब मिलने वाला है। ओके, सो नाउ वी विल रीड द करंट सोशल इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन इन डिफरेंट स्फेयर। तो आप सबको पता होगा दैट वी आर लिविंग इन ए 21st सेंचुरी, एंड 21st सेंचुरी इज़ वेरी यूनिक, क्योंकि 21st सेंचुरी इज़ वेरी डाइवर्स, वेरी यूनिक, एंड वी आर डिजिटली empowered now. Historically, the condition of women was very different, because women were limited to their home, limited to their limited surrounding. But now the situation is changed. Ab women, whether they are in any profession, teacher, doctor, sports, politicians, so दे स्टेटस इज चेंज्ड। अब वो ज़्यादा पार्टिसिपेटिव हो गई हैं, ज़्यादा एम्पावर्ड हो गई हैं। वॉट एवर वर्क दे आर डूइंग विद लॉट ऑफ लव, अफेक्शन एंड डेडिकेशन। तो हम किसी भी फील्ड में विमेन का पार्टिसिपेशन अगर हम देख रहे हैं, द कंडीशन ऑब्वियसली चेंज्ड हो चुकी है, बट स्टिल देयर आर मेनी चैलेंजेस दैट आर कमिंग टुगेदर द अपॉर्चुनिटीज़। ओके, वो हम चीज़ें यहाँ पर सब डिस्कस करेंगे। हम जितना भी अभी करंट स्टेटस है विमेन का इन डिफरेंट फील्ड, अगर हम एजुकेशन फील्ड में बात करें या हम हेल्थ सेक्टर में बात करें, पॉलिटिक्स में बात करें, स्पोर्ट्स में या कम्बैट जॉब्स में, हम सब में वहाँ पर उनकी अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे, प्लस हम देखेंगे क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या एक्ट गवर्नमेंट लाई है। ऑल दोज थिंग्स वी विल कवर इन द लेक्चर। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं द स्टेटस ऑफ वुमेन। द स्टेटस ऑफ वुमेन रेफर्स, स्टेटस का मतलब क्या होता है? पोजीशन, द पोजीशन ऑफ अ वुमन इन अ सोसाइटी। हम एजुकेशन फील्ड में देखते हैं, हेल्थ में देखें या और फील्ड में देखें, तो इट्स रेफर्स टू अ पोजीशन इन सोसाइटी कवरिंग एक्सेस टू रिसोर्सेज, उन्हें कितने रिसोर्सेज मिल रहे हैं, एजुकेशन क्या मिल रही है, हेल्थ केयर एंड डिसीजन मेकिंग में उनका क्या पार्टिसिपेशन है। इन इंडिया वेल द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन गारंटी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 14 to 16 ये गारंटी करता है दैट एवरीवन शुड गेट द इक्वल राइट वेदर दे आर मैन और दे आर फीमेल। ठीक है, women still face significant challenge regarding safety, economic participation and social status. अभी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है, बट स्टिल there are many things which are unchanged, जैसे कि the social status, अभी भी माइंडसेट की प्रॉब्लम है। माइंडसेट बहुत सारे लोगों का चेंज नहीं हुआ है, whether they are educated or not. ओके, और जैसे कि सेफ्टी से रिलेटेड वही अगेन द माइंडसेट प्रॉब्लम, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, उसमें भी हम पढ़ेंगे। ओके, तो की स्टैटिक और स्टेटस में हम देखें अभी करंट स्टेटस क्या है। लिटरेसी भी इफ वी सी, तो विमेन लिटरेसी हैज़ इम्प्रूव्ड। विमेन लिटरेसी अगर हम अपने पार्टीशन के टाइम से भी देखें, व्हेन इंडिया वाज इंडिपेंडेंट, उसके बाद से और अभी क्या स्टेटस है देखिए। 77 ओवरऑल इन 2020 टू 2021, 77 स्टेटस है अभी। वुमेन कितनी लिटरेट है? 77%। सेक्स रेशियो में हम देखें तो 2011 के सेंसस के हिसाब से 940 फीमेल पर 1000 मेल, विद नेशनल फैमिली, जो फैमिली का सर्वे आता है हमारे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उस जो रिसेंट सर्वे है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो सेक्स रेशियो है, इंडिकेटिंग सेक्स रेशियो एट बर्थ इज 929। तो इसमें थोड़ी डिक्रीज हुआ है ये। वर्क फोर्स में अगर हम देखें तो वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन है विमेन, द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन डिक्रीज्ड फ्रॉम 30 इन 1990 टू मतलब वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन वो कम हुआ है। हेल्थ केयर में इफ वी सी 59% ऑफ द वुमेन इन इंडिया सफर फ्रॉम एनीमिया। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में विमेन पार्टिसिपेशन इन पार्लियामेंट इज 15% इन 2019। तो ये सारी स्टैटिक्स है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं अपना ऐसे लिखना, तो आप इन सब चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हैं कि लिटरेसी में क्या चेंज हुआ है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कितना है, और भी हम आगे पढ़ेंगे कि किसके सेक्टर में कितना चेंज आया है। ठीक है, चलिए
आप इसमें आर्टिकल लिख सकते हैं, आपको आप की इक्वालिटी के आर्टिकल लिख सकते हैं, 14, 15, 16 के बारे में लिख सकते हैं, लिटरेसी, एजुकेशन, ये सब आप अपने इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। और बीच में बॉडी, अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो बॉडी में भी ये सब डाल सकते हैं कि ओके इतना इतना चेंज आया है, किस किस में चेंज आया है। क्योंकि जब भी हम ऐसे लिखते हैं, डेटा और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप अपने जो आपने आर्ग्यूमेंट लिखी है, यू हैव टू जस्टिफाई दैट। The role of women in society in India has changed significantly. Been conformed to traditional domestic work. Okay, पहले क्या होता था कि women were conformed to domestic work, to becoming active participant in education, employment and public life. Okay. Earlier, women identities and responsibilities were strictly defined by social norm as a daughter, वाइफ एंड मदर, लिविंग लिटिल स्कोप ऑफ इंडिविजुअल चॉइस। पहले क्या होता था कि इंडिविजुअल चॉइस बहुत कम होती थी। इफ वुमेन इज देयर इन द फैमिली तो कैसे जानी जाती थी कि वो डॉटर है, वो वाइफ है, किसी की मदर है, उनकी खुद की इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं होती थी। बट नाउ वुमेन आर बिल्डिंग दे ओन आइडेंटिटी बाय द वर्क। जो भी काम कर रही है, किसी भी फील्ड में कर रही है, तो दे हैव दैट इंडिविजुअल एटीट्यूड कि हमें जो भी इमेज बनानी है खुद के लिए बनानी है। ओके, विद इंक्रीजिंग एक्सेस टू एजुकेशन। और ये सब चेंज किस वजह से आया है? एजुकेशन की वजह से। एजुकेशन ट्रूली ये बात बोली गई है कि एजुकेशन इज अ वेपन जिससे आप वर्ल्ड चेंज कर सकते हो। वर्ल्ड से पहले यू कैन चेंज योर लाइफ। वुमेन हैव गेन्ड कॉन्फिडेंस। ये भी होता है कि आप अगर आपके पास किसी चीज़ की नॉलेज है, अगर आप उस नॉलेज में कॉन्फिडेंट हैं, तो उससे क्या होता है, आपको खुद को भी अच्छा लगता है एंड यू बिकम वेरी एम्पावर्ड। इकोनॉमिक, हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है। अगर आप में नॉलेज है तो आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली यू विल बी हैविंग द इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, enabling them to challenge gender stereotype. Obviously, succeed in diverse fields such as science, politics, armed forces. See an example like Avanti Chaturvedi. Okay. So, however, the rise of working women has also brought challenges, particularly role conflicting balance professional and household responsibilities. These challenges are further shaped by factor, कौन कौन से फैक्टर हैं। जैसे और चैलेंजेस तो है ही कि उनको वुमेन को ही करना होता है, ऐसा नॉर्म है कि वुमेन को दोनों चीज़ें हैंडल करनी है, उनका वर्क जो हाउस होल्ड वर्क है वो भी, और जो प्रोफेशनल वर्क है वो भी। बट उसके साथ साथ ये चैलेंज तो है ही कि उन्हें डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ती है। बट उसके साथ और चैलेंजेस क्या है कि उन्हें चैलेंज जैसे कास्ट से रिलेटेड हो गया, क्लास से रिलेटेड हो गया, या रिलीजन चैलेंज हो गया, मेकिंग वुमेन एक्सपीरियंस इन इंडिया डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स। तो आप ये लाइन लिख सकते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द कि जैसे कि वुमेन वर्किंग फोर्स का एवोल्यूशन हुआ है कि वुमेन आर नाउ मोर पार्टिसिपेटेड इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ आवर इकोनॉमी, बट उसके साथ साथ कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो अभी भी है, जैसे कास्ट का हो गया, उनके जेंडर से रिलेटेड हो गया, ठीक है, जहाँ पर वो काम कर रही है वहाँ का इन्वायरमेंट हो गया, सेफ्टी हो गई, तो एवरी दीज थिंग्स आर स्टिल प्रिवेल इन आवर सोसाइटी। और वो उन सब का रीजन क्या है? द माइंडसेट ऑफ अ पीपल, जो कि अभी चेंज नहीं हुआ कुछ लोगों का। ओके, तो यहाँ पर हम जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो आई गेस मैंने पहले भी आपको बता दिया। तो हम स्टार्ट करते हैं वुमेन हेल्थ से। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जैसे हमने अपने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में देखा कि उसमें आता है कि वुमेन की हेल्थ कैसी है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वुमेन की हेल्थ से कि वुमेन की हेल्थ का क्या स्टेटस है। ऑलराइट, तो जब भी आप हेल्थ के बारे में टॉपिक आता है वुमेन का, तो आपको क्या डालना है, ये इस सर्वे के बारे में आपको लिखना ही लिखना है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसने क्या बोला है, बेस्ड ऑन रीसेंट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 एंड 2021 डेटा एंड 2025 अपडेट्स, इंडिया वुमेन हेल्थ शो सिग्निफिकेंट गेन इन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। पहले क्या होता था, जो डिलीवरीज होती थी वो कहाँ होती थी, होम बेस्ड होती थी, तो उससे क्या होता था, रिस्क बहुत होती थी कि बहुत सारे बच्चे उसी टाइम पे उनकी डेथ हो जाती थी, कभी कभी वुमेन उस टाइम पे उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे। बट ये इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज है, मतलब हॉस्पिटल्स में या किसी भी क्लिनिक में जो डिलीवरी होना स्टार्ट हुआ है वो बढ़ गया है। कितना? 88.6%। ये आप डेटा लिखना है, आपको लिखना है। एंड फर्टिलिटी रिडक्शन, अभी क्या फर्टिलिटी रिडक्शन, टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब ये होता है कि टू चिल्ड्रन, कि अगर 2.0 है तो मतलब 2 चिल्ड्रन, किसी किसी में जैसे बिहार हो गया, झारखंड वाले एरिया हो गया, वहाँ पर जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वुमेन की वो ज़्यादा है, 3 या 4, बट ओवरऑल जो हमारी कंट्री की फर्टिलिटी रेट है इट्स 2। तो आप ये लिख सकते हैं कि इससे क्या हुआ है, लोगों में पहले बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो गए या वुमेन के इतने रिप्रोडक्टिव राइट्स हो गए, बट नाउ वुमेन आर
जैसे हमने पहले पढ़ा कि विमेन आर एजुकेटेड नाउ, दे हैव अ नॉलेज कि उनको किस तरह के स्टेप लेने चाहिए, क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। तो उससे क्या हुआ है, द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ वुमेन इम्प्रूव्ड एंड नाउ द टोटल फर्टिलिटी रेट इज ऑल्सो इम्प्रूव्ड विद दैट चेंज। तो आपको दो चीज़ें लिखनी है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ी है, ऊपर से जो फर्टिलिटी रिडक्शन है वो कम हुआ है। ऑलराइट, तो की हाईलाइट क्या है इसके, की हाईलाइट ये है कि इंस्टीट्यूशनल स्टेटस हम देखें तो 57 ऑफ वुमेन जिसमें 15 से 49 की एज ग्रुप में आती है एनेमिक, 57% ऑफ वुमेन आर एनेमिक एंड 3 in 4 वुमेन हैव लो डाइटरी आयरन। आयरन इनटेक बहुत कम होता है वुमेन में। प्रॉम्प्टिंग इंटेंसिव गवर्नमेंट प्रोग्राम लाइक एनेमिक मुक्त भारत। जैसे हमने अपनी क्लास में देखा था, एक बीमारी है, उस बीमारी का नाम है स्पीना डाइफिडा। स्पीना डाइफिडा में क्या होता है कि अगर कोई विमेन है उसका आयरन इनटेक बहुत कम है तो उनके बच्चे पे इफेक्ट पड़ता है। बच्चे का जो स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कॉर्ड में एक नीचे की साइड एक फ्लूइड टाइप का हो जाता है, उससे उन बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और ये 70% हमारे इंडिया में प्रिवेल है। और ये किस वजह से होती है, आयरन के कम इनटेक की वजह से होती है। अगर वुमेन को जैसे पता चलता है दैट शी इज़ प्रेग्नेंट और वो 28 डेज में आयरन सप्लीमेंट लेना स्टार्ट करती है, तो उससे क्या होता है कि उससे वो इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। बट स्पाइना डाइफिडा इज़ वन ऑफ द निगलेक्टेड डिजीज इन आवर कंट्री। तो आप इससे याद कर सकते हैं कि ये आयरन इनटेक की लैक ऑफ आयरन इनटेक की वजह से स्पाइनल डाइफिडा होता है, किसमें, बच्चों में होता है। और ये ज्यादातर ब्रेन पे इफेक्ट करता है और स्पाइनल कॉर्ड पे डिफेक्ट करता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में देखें तो टोटल फर्टिलिटी रेट इंडिया की कितनी हो चुकी है, 2.0 हो चुकी है, इंडिकेटिंग अचीव्ड रिप्लेसमेंट लेवल। इंस्टीट्यूशनल बर्थ वी हैव सीन 88.6 थ्रू द रूरल एरिया। स्टिल रूरल एरिया में भी कितनी है, 86.7%। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल रूरल एरिया में देखिए कि वो भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवा रहे हैं कंपेयर टू 93 हमारे अर्बन एरियाज में है एंड 96% रूरल एरियाज में है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। तो ये भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद मटर्निटी मेटर्नल मोर्टेलिटी में देखें हम तो इंडिया अचीव्ड माइलस्टोन विद मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट एट 97 लाख लाइफ बर्थ। 97 लाख 97 1 लाख, जैसे हम इसको ऐसे देख सकते हैं 97 in 1 लाख, ये मोर्टेलिटी बर्थ रेट मतलब डेथ रेट है। मीटिंग नेशनल हेल्थ सर्वे टारगेट 100, तो ये भी ठीक है। उसके बाद हम वायलेंस और सेफ्टी में देखें तो जो वायलेंस होता है, स्पाउसल वायलेंस रिमेन हाई, इंक्रीज इन सम स्टेट विद थर्ड ऑफ वुमेन मैरिड वुमेन फेसिंग वायलेंस। तो आप ये देख सकते हैं कि वुमेन जो हम सेफ्टी की जहाँ बात करते हैं वहाँ पर वायलेंस किस तरह से होता है। और वायलेंस ऐसा नहीं है कि वुमेन के ऊपर ही हो रहा है, बट हम यहाँ पर वुमेन के बारे में पढ़ रहे हैं तो वी विल ओनली फोकस ऑन वुमेन। बट ऐसा भी है कि आपने बहुत सारे अभी देखा भी होगा कि मेल आर ऑल्सो हाईलाइटिंग दिस इशू कि उनके खिलाफ भी वायलेंस होता है, चाहे फाइनेंशियल वायलेंस हो या सेक्सुअल हो या मेंटल हो। ओके, तो कर्नाटका में केसेस बहुत ज़्यादा है, 44% कर्नाटका में है, बिहार में 40% है। तो ये भी आप लिख सकते हो कि वायलेंस और सेफ्टी में अगर हम देखें तो कर्नाटका एंड बिहार है 44 to 40% वायलेंस रेट। अंडर एज की हम बात करें तो नेशनल एवरेज अंडर एज मतलब 18 साल से अगर नीचे वुमेन रिड्यूस्ड कितनी 23.3% रिड्यूस हो चुकी है चाइल्ड मैरिज इन वुमेन के केसेस में। कैंसर स्क्रीनिंग में वुमेन इन लोअर वेल्थ कैटेगरीज उसे 40 to 43% लेस लाइकली टू स्क्रीनिंग फॉर ब्रेस्ट एंड सर्विकल कैंसर, हाईलाइटिंग सिग्निफिकेंट वेल्थ बेस्ड गैप इन द प्रिवेंटिव केयर। तो स्क्रीनिंग लेट होती है क्योंकि पता ही नहीं चलता आधे टाइम तक। देन यू कैन सी द फैक्टर दैट अफेक्ट द वुमेन हेल्थ। कौन कौन से फैक्टर, अगर आप इसको ना देखो तब भी आपके दिमाग में कुछ फैक्टर्स आने चाहिए जो वुमेन हेल्थ को डायरेक्टली क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। जैसे कि अर्ली चाइल्ड बेयरिंग, बहुत जल्दी बच्चे हो जाना। उसके बाद पुअर हाइजीन, मेल न्यूट्रिशन, पुअर एंड इनसफिशिएंट डाइट, प्रॉपर खाना ना खाना, मोनोपॉज, उसके बाद एंजाइटी एंड डिप्रेशन, उसके बाद मल्टीपल एंड फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज। अभी मोनोपॉज क्लिनिक बना है, द फर्स्ट इंडिया मोनोपॉज क्लिनिक कहाँ बना है, महाराष्ट्र में। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब इस तरह का कोई क्लिनिक बना है, वो बना है महाराष्ट्र में। और जितने भी और भी स्टेट है दे विल ऑल्सो टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द स्टेट। कि मोनोपॉज ये होता है जब आपके जो मेंसेस है, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाती है जैसे 49 या 50s की एज में, तो उस टाइम पे विमेन फेस लॉट ऑफ इश्यूज, एंजाइटी इश्यूज एंड हेल्थ रिलेटेड। तो उस टाइम पे उन तरह के इश्यूज को टैकल करने के लिए वो क्लिनिक बनाया गया है। और कहाँ बनाया गया है, महाराष्ट्र में बनाया गया है, फर्स्ट मोनोपॉज
मेनोपॉज पॉज क्लिनिक। उसका वुमेन रिप्रोडक्टिव राइट में हम देखें तो वुमेन रिप्रोडक्टिव राइट्स रेफर्स टू फ्रीडम टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मतलब वुमेन को ये राइट है कि वो अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी बॉडी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन ले सकती है, इंक्लूडिंग प्लानिंग और स्पेसिंग प्रेगनेंसी। अब कभी कभी कुछ कुछ केसेस में क्या होता है कि विमेन का राइट ही नहीं होता, वट एवर द हस्बैंड इज सेइंग शी हैज टू एडमिट, बट वीमेन हैव द रिप्रोडक्टिव राइट कि वो जब चाहे तब, जब मतलब कि कब उनको प्लान करना है, कब उन्हें प्रेगनेंसी के बीच में गैप देना है, इट्स ऑल राइट ऑफ वुमेन। उसके बाद एक्सेसिंग सेफ एंड लीगल अबॉर्शन एंड obtaining comprehensive health care. सुप्रीम कोर्ट हैव फर्मली रिकॉग्नाइज दिस राइट एज अ पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी कि जो फीमेल है उसके रिप्रोडक्टिव राइट्स उसकी पर्सनल राइट्स है अंडर आर्टिकल 21 और केस भी आप कोट कर सकते हैं सुचित्रा श्रीवास्तव वर्सेस NCT of Delhi 2022 affirming that women have autonomy over her body and it's a ultimate decision maker regarding abortion. ओके तो कभी कभी ये होता है कि वुमेन ने अबॉर्शन कर लिया बट कंसल्ट नहीं किया हस्बैंड से, तो ये क्या इलीगल होगा? ये कम्प्लीटली लीगल है बिकॉज इट इज़ अ वुमेन रिप्रोडक्टिव राइट कि उसे अपनी बॉडी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन ले सकती है एंड इट्स अ पर्सनल चॉइस वेदर शी विल कंसल्ट टू हर हस्बैंड और नॉट। कभी कभी केसेस में हस्बैंड और वाइफ की नहीं बनती तो वुमेन अवॉइड आस्किंग। These rights are closely linked to women empowerment, of course, and control over fertility, enabling greater socio-economic advancement by allowing women to pursue education, employment, and improved livelihood. Additionally, reproductive autonomy strengthens political empowerment by encouraging women participation in civil life and leadership. आपको ये जो स्लाइड्स है इनकी लैंग्वेज बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा इजी और ऐसी है कि आपको ज़्यादा इनमें एफर्ट डालना नहीं पड़ेगा। यू जस्ट हैव टू राइट सिंपल वर्ड्स, जैसे आप केस का नाम डाल दो, आप कुछ राइट्स के नाम डाल दो, उसमें आपका काम चल जाएगा और ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा, तो आप इसे लिख सकते हैं। जैसे ये वाला पैराग्राफ है, इट इज़ वेरी गुड कि वुमेन की जो रिप्रोडक्टिव राइट है, उनकी बॉडी ऑटोनॉमी या ठीक है उसके बारे में, या कि उनके अगर वो अपनी बॉडी के रिस्पॉन्सिबल मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लेती हैं, उनके जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, इकोनॉमिकली उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है, दीज ऑल थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड लीडिंग टू मोर इंक्लूसिव एंड रिस्पॉन्सिबल पॉलिसी मेकिंग। तो दिस इज वेरी नाइस। उसके बाद आप लिख सकते हैं हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव राइट में कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट हुआ था 2021 में, अबॉर्शन अप टू 24 वीक ऑफ सर्टेन कैटेगरीज, ठीक है, तो ये लीगल है। उसके बाद प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994 प्रिवेंट सेक्स सिलेक्शन। आप सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है बच्चे का वो नहीं करा सकते, ये कुछ राइट्स है, आप इनको भी लिख सकते हो। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एंड वुमेन के एम्प्लॉयमेंट पे क्या, जैसे हमने यहाँ पर देखा, अगर हम बात करें वुमेन की रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे में, तो आपको क्या चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले आप आर्टिकल याद रखिए, आर्टिकल 21 विच टॉक अबाउट पर्सनल लिबर्टी ऑफ पर्सन, बट यहाँ पर वुमेन भी इंक्लूडेड है, तो वुमेन का नाम आप लिखिए, केस का नाम लिखिए सुचित्रा श्रीवास्तव वर्सेस NCT ऑफ दिल्ली। कब का केस था? 2022। वहां पर बोला गया है कि जो बॉडी है वुमेन की, उससे रिलेटेड वो कुछ भी डिसीजन ले सकती है एंड इट इज कंप्लीटली लीगल अबाउट अबॉर्शन टू। ओके, और रिप्रोडक्टिव राइट आते हैं उसके साथ साथ, क्या आता है रिप्रोडक्टिव राइट के साथ? वुमेन बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, empowered, पॉलिसी फॉर्मेशन में रोल, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, एंड मोर वॉइस टू देयर चॉइस। तो आप ये सब चीजें लिख देना। हमने हेल्थ के बारे में पढ़ लिया, हमने किसके बारे में पढ़ा था? एनेमिक कितनी है वुमेन, ये हमने पढ़ा था। एजुकेशन में कितना परसेंट है? 77% है। देन वी रेड अबाउट द इंस्टीट्यूशन डिलीवरी में अर्बन का कितना है, रूरल का कितना है, क्या गैप है, हमने सारी चीज़ें ये पढ़ ली, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के बारे में अगर हम देखें तो इंडिया फीमेल लेबर फोर्स
has risen significantly, growing 23%. women जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो ग्रो हुआ है कितना 23 इन 2017 एंड 18 टू कवर कितना 40%. 23 से 40% क्या हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है यहाँ पर विद रूरल ड्राइविंग this increase, with rural women driving this increase. As a late 2023 female worker population ratio reached around 33.6%. Despite this progress, challenge include high concentration in the informal sector, significant gender gap, pay gap, triple burden of paid work, जैसे कि ट्रिपल बर्डन ऑफ पेड वर्क, हाउस वर्क एंड केयर गिविंग. विमेन के ऊपर, विमेन को आप इस तरह के टर्म यूज कर सकते हैं जैसे कि विमेन के ऊपर ट्रिपल बर्डन होता है. ट्रिपल बर्डन ये होता है कि एक तो काम भी करेंगी, फिर उनको घर भी संभालना है, उन्हें बच्चे भी संभालने हैं, तो ये होता है ट्रिपल बर्डन. वैसे तो सिग्निफिकेंटली जो वुमेन है उनका जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज ही हुआ है, जैसे हमने लास्ट में देखा था. ओके, वी विल गो बैक टू द फर्स्ट स्लाइड. वहाँ पर हमने शायद कुछ गलत पढ़ लिया, तो यहाँ पर आपको ये स्लाइड फॉलो करनी है. अगर हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वुमेन का इंक्रीज ही हुआ है. आप देख लेना कितना इंक्रीज हुआ है वुमेन का, अर्बन में कितना हुआ है, रूरल में कितना हुआ है, और ट्रिपल बर्डन क्या होता है आपको ये भी लिखना है. डेटा अगर हम देखें तो फीमेल एम्प्लॉयमेंट रीच्ड कितनी 40.6%. 24 के डेटा के हिसाब से 40% इंक्रीज हुआ है 70% से. रूरल अर्बन में देखें तो 38% किस में हुआ है, रूरल में हुआ है, एज कम्पेयर टू अर्बन में 23% हुआ. अर्बन वाले एरिया में कम हुआ है एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज. सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन में देखें तो वाइल पार्टिसिपेशन इज ग्रोइंग, लार्ज मेजोरिटी ऑफ वुमेन कितनी 120 मिलियन आउट ऑफ 148 मिलियन एम्प्लॉयड वर्क इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. तो अगर हम इसमें देखें तो लार्ज मेजोरिटी किसकी है, विमेन की है. किसमें, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में. अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज शोन इम्प्रूवमेंट, ड्रॉपिंग. क्या इंप्रूवमेंट हुई है, विमेन इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयड नहीं है. 3.6% 2017 में थी, अभी कितनी है 5.6% 2017 में थी, अब कितनी है 3.2% है किसमें 2024 में. तो ये डेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको शॉर्ट में कहीं लिख लेना कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या डेटा था, एम्प्लॉयमेंट का क्या डेटा था, ये आपको लिखना है. इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसीज, गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे कि स्टार्टअप इंडिया हो गया, हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू 74,410 DPIIT registered startup having at least one woman director, and gender budget has increased by 429 over the last decade. तो इस स्लाइड में पूरा ही डेटा है, और ये डेटा ऐसा नहीं है कि बस रेंडमली डाल दिया, ये डेटा बहुत ज़्यादा वेल रिसर्च्ड है, तो आप इसमें कंप्लीटली रिलाई कर सकते हो. और आपको लिख लो ये कि विमेन का एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा. यू हैव टू राइट कि विमेन का जो एम्प्लॉयमेंट रेट है कितना बढ़ा है, किस सेक्टर में बढ़ा है, क्यों बढ़ा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वुमेन क्यों है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है तो स्टार्टअप जो इंडिया हमारा प्रोग्राम चला था उसमें कितने इंस्टीट्यूशन और डेवलप हुए हैं, और कितनी वुमेन वहाँ पर है, जैसे एटलीस्ट वन वुमेन वहाँ पर डायरेक्टर है, वहाँ पर काम कर रही है. ठीक है, और 4.9% इंक्रीमेंट हुआ है. ठीक है, बजट का आप देख सकते हो कि कितना जेंडर बजट आने से क्या क्या फायदे हुए हैं. तो ये पूरा आपको डेटा याद रखना है. ट्रिपल बर्डन आपको याद रखना है, इसमें ट्रिपल बर्डन क्या होता है, किस तरह से होता है, एवरीथिंग. नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने अभी बताया है कि वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज कितना 33.4% से 33.7% हो चुका इतने ही क्वार्टर में, जुलाई टू सितंबर क्वार्टर में इतना इंक्रीज हुआ है. दिस रिफ्लेक्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंड पॉजिटिव साइन टुवर्ड द आत्मनिर्भर भारत. राइट, ओके. तो कितना इंक्रीजमेंट हुआ है, कितना इंक्रीमेंट हुआ है 57.3. यहाँ पर आप देख लेना. द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रोज टू 2025, rise of 35.3% December, continuing steady upward trend from earlier, driven mainly increased rural participation. rural participation कितना है 40.1%, whereas हमने पढ़ा था अर्बन में कितना था 26%.
while urban rate relatively stable, and this increase reflects stronger engagement in the workforce with government scheme, growing self-empowerment contribution to women, greater economic inclusion throughout the 2024. तो किसका contribution था? कुछ schemes का, कुछ startup India programs का, कि वहाँ पर women को ज़्यादा से ज़्यादा participate करने के लिए encourage किया गया, so that we can build the inclusive economy of our country. जहाँ पर हमारा जो एक जेंडर है वो बैकफुट पे ना रहे और दोनों ही इक्वल प्लेटफॉर्म पे रहे. तो आप यहाँ से इस तरह के मैप आप बना सकते हो कि इतना अप्रैल और जुलाई के बीच में इतना था, उसके बाद अब कितना हो गया 1 कितना इंक्रीमेंट हुआ है 0.3% का इंक्रीमेंट हुआ है इतने से क्वार्टर में. रीजन क्या हो सकता है? रीजन क्या हो सकता है कि फीमेल का जो पार्टिसिपेशन रेट है हमारी वर्कफोर्स में ऑल्दो इम्प्रूव्ड हुआ है और इम्प्रूव हो भी रहा है. अर्बन एरिया में अलग है, रूरल एरिया में अलग है, बट अगर हम देखें एज कंपेयर टू मेल तो कम ही है ना. तो रीजन क्या हो सकते हैं कि जो फीमेल है उसका पार्टिसिपेशन इतना कम है? तो रीजन क्या हो सकते हैं? एक तो कास्ट नोशन और रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी, डीप रूटेड कास्ट हायरार्की जो लिमिट करती है वुमेन को. ऐसा माना जाता है कि जो अपर क्लास की वुमेन है उनको घर वाले अलाउ नहीं करते मोस्ट ऑफ द टाइम टू गो आउट एंड वर्क बिकॉज दे आर ऑलरेडी वेल ऑफ. तो एक रीजन ये माइंडसेट का रीजन है. अगेन कास्ट का होता है, कास्ट का भी होता है ऊपर से. और क्या रीजन था इसमें? सोशल नॉर्म्स हो गए. सोशल नॉर्म्स हो गए, किसी किसी का माइंडसेट ऐसा ही होता है कि वुमेन को हम बाहर जाने नहीं देंगे, वी आर इनफ टू अर्न फॉर द फैमिली, वाई टू सेंड वुमेन आउट. तो ये हो गया एक. उसके बाद सेफ्टी कंसर्न और सिक्योरिटी कंसर्न होता है. मोस्ट ऑफ द सिटीज हो गए जहाँ पर इतने सारे केसेस रिपोर्ट होते हैं, डेली केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं सेक्सुअल हरासमेंट के, रेप के, या वर्क फोर्स में भी वुमेन आर नॉट सेफ. तो घर वालों को डर लगता है अपने कोई भी डॉटर हो गई या उनकी इन लॉ हो गए, डॉटर इन लॉ हो गई, उनको घर से बाहर भेजने में कि ओके कोई प्रॉब्लम ना हो जाए कुछ इस तरह का. तो सेफ्टी इश्यूज है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से भी है. सेक्सुअल हरासमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट वर्क प्लेस. उसके बाद पुअर स्ट्रीट लाइटनिंग नहीं है बहुत सारी जगह पे, अनसेफ पब्लिक प्लेसेस है. अब ये तो प्रॉब्लम ये है ना कि वुमेन को अगर अनसेफ फील हो रहा है किसी जगह पे तो ऑब्वियसली वहाँ पर चेंज का स्कोप है और वहाँ पर गवर्नमेंट को ध्यान देना भी चाहिए कि ये पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर वुमेन. अब देखो ये तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक वर्क है, बट स्टिल इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आर गवर्नमेंट की वो चेक करे कि किस किस एरिया में वुमेन की जो पार्टिसिपेशन रेट है वो लो है. लो का क्या रीज़न हो सकता है और कैसे वो लो को अच्छा कर सकती है. डबल बर्डन ऑफ वर्क, जैसे वुमेन मोस्टली परफॉर्म करती है अनपेड वर्क. जैसे हमने देखा था ट्रिपल बर्डन होता है वुमेन पे. वुमेन इज वर्किंग, कोई काम कर रही है तो काम तो कर रही है, उसके साथ साथ शी हैज़ टू हैंडल होम हाउस होल्ड वर्क, शी हैज़ टू हैंडल द चिल्ड्रन, उनकी केयर करना, हर चीज़ करना. तो ट्रिपल बर्डन होता है वुमेन पे. तो लैक ऑफ अफोर्डेबल चाइल्ड केयर, इंक्रीज फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस. उसका लो वेज होता है, जेंडर पे गैप अराउंड 20% जेंडर पे गैप होता है. किसके अकॉर्डिंग? मॉन्स्टर सैलरी इंडेक्स. आपको कोट करना है ये कि अगर आप लिख रहे हो कि वुमेन का जो पे गैप होता है, द वेजेस गैप जो होता है वो उसमें इतना गैप होता है, 20% का गैप होता है, बट किससे कौन सा इंडेक्स बोलता है? ये बोलता है मॉन्स्टर सैलरी इंडेक्स 2023. आप ये लिख सकते हो. उसके बाद पेड वर्क ऑफन अपेयर लेस रिवॉर्डिंग देन अनपेड डोमेस्टिक वर्क. जो पेड वर्क है वो लेस रिवॉर्डिंग होता है एज कम्पेयर टू अनपेड. जो अब किसी को लगता है कि जो हम घर पे काम कर रहे हैं वही बेटर है, क्योंकि अगर हम बाहर जाके काम करेंगे तो उतना पैसा नहीं मिल रहा जितना हमें घर पे नॉर्मल काम करने पे. वैसे घर पे तो जो काम है हमारी हाउस मेकर्स मदर हो गई या कोई भी अगर ऐसा काम करते हैं तो ऑब्वियसली दे डोंट टेक मनी. डिजिटल डिवाइड, लिमिटेड एक्सेस टू इंटरनेट. वुमेन को लिमिटेड एक्सेस होता है इंटरनेट का, डिवाइस का और डिजिटल लिटरेसी का. पुअर अवेयरनेस होती है जॉब स्किल ट्रेनिंग और गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड. उसके बाद लैक ऑफ कंड्यूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे एब्सेंस ऑफ अफोर्डेबल एंड असेसेबल चाइल्ड केयर फैसिलिटीज. एंड केस स्टडीज में हम देखा सेवा संघनी shows child care boost women workforce participation. लैक ऑफ कंड्यूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आपको लिखना हो तो आप केस स्टडी लिख सकते हैं कि सेवा संघनी में क्या हुआ है कि चाइल्ड केयर बूस्ट वुमेन वर्कफोर्स. इन्होंने इस तरह की कुछ फैसिलिटीज दी है जिससे कि चाइल्ड को भी प्रॉपर प्रोटेक्शन मिली है, चाइल्ड की भी केयर हुई है, प्लस जो वहाँ पर वुमेन है उनका पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा हुआ है. तो आप केस स्टडी को पढ़ सकते हैं सेवा संघनी. एंड देन डिस्करेज वर्कर इफेक्ट, जैसे कि राइजिंग हाउस होल्ड इनकम, रिड्यूस इकोनॉमिक कंपल्शन टू वर्क. उसके बाद लीड टू अंडर utilization of women's skill and long term economic loss.
तो डिस्करेज भी किया जाता है वर्कर इफेक्ट को। आप ये कुछ रीजंस हैं जो आप लिख सकते हो, और रीजन बहुत ज़्यादा शॉर्ट में है तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी नहीं इसमें, जस्ट पॉइंटर लिखो, एग्जाम्पल लिखो एंड यू आर गुड टू गो। नेक्स्ट इज फेमिनाइजेशन ऑफ वी हाइपोथेसिस। ये एक सर्वे का एक स्की सर्वे में आया था, ये इकोनॉमिक सर्वे 2017 में, उसमें क्या बोला है, फेमिनाइजेशन ऑफ यू हाइपोथेसिस। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर जब एग्रीकल्चर फील्ड में विमेन मैरिड वुमेन इन वर्क, मैरिड वुमेन इन वर्क में एग्रीकल्चर जब हमारा था तो वुमेन का स्टेटस यहाँ था 60%, विमेन वर 60%। उसके बाद विमेन का जो विमेन उस टाइम पे इन्वॉल्व रहती थी किसमें, अपने रूरल वर्क्स में, जैसे कि एग्रीकल्चर वाले में विमेन इन्वॉल्व रहती थी, तो वहाँ पर क्या था, विमेन का जो पार्टिसिपेशन था इट वॉज वेरी हाई। लेटर ऑन व्हाट हैपन, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो इंडस्ट्रियलाइजेशन चैलेंजेस आए कि वहाँ की सेफ्टी कैसी होगी, वहाँ की सिक्योरिटी कैसी होगी, तो वुमेन ने क्या किया, वुमेन का जो रोल था इट वाज लिमिटेड, वुमेन का रोल जैसे लिमिटेड हुआ एंड मेल स्टार्टेड गोइंग टू इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज, तो वहाँ पर इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे ये हुआ कि जो वुमेन का पार्टिसिपेशन रेट था इट डिक्रीज्ड और जो मेल का पार्टिसिपेशन रेट था वो इंक्रीज हुआ अगेन। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये कर्व ऐसा हुआ, पहले एग्रीकल्चर के टाइम पे कर्व ऊपर था, फिर जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो कर्व आया नीचे, उसके बाद वुमेन का कर्व वापस बढ़ा, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, कुछ वुमेन थी दे रियलाइज्ड दैट कि इट इज़ अ टाइम कि एजुकेशन उनके पास होनी चाहिए, एजुकेशन आई, एजुकेशन से नॉलेज आई, नॉलेज से दे बिकम वेरी वेल इन्फॉर्म्ड होने की वजह से दे स्टार्टेड प्रोटेक्टिंग द रिप्रोडक्टिव राइट एंड द मैरिज राइट, सोशल राइट, सारे राइट दे स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे एक्सपेंड हुई एजुकेशन, चैलेंजेस जो चेंजिंग एक्सपेक्टेशन थी वो चेंज हुई, वुमेन भी पार्टिसिपेट करने लगी चीज़ों में, दे रियलाइज द इम्पोर्टेंस। उसके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आई, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आने से भी क्या हुआ, जो वुमेन थी दे बिकम मोर एम्पावर्ड, तो उन्होंने अपना काम खुद से हैंडल करना स्टार्ट किया, देन ये कर्व वापस बढ़ गई। नाउ वुमेन आर वर्किंग इन द सोशल एंड सर्विस सेक्टर, जैसे हम बोलते हैं ना अपनी टर्शरी सेक्टर में वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ने लगा, स्किल वर्क में वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ने लगा, जो अब हम हैं वो हम यहाँ हैं। बिकॉज अगर आप अभी देखेंगे तो women are there in our society as a teacher, as a doctor, as a corporate worker, और स्पेस में हम देख सकते हैं, स्पोर्ट्स फील्ड में, पॉलिटिक्स फील्ड में, women are excelling everywhere। तो ये कर्व थे जिसे फेमिनाइजेशन ऑफ वी हाइपोथेसिस हम बोलते हैं, इकोनॉमिक सर्वे 2017 में ये आई थी। इसकी आउटकम ये थी कि वी कर्व हाइपोथेसिस सजेस्ट कि विमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन डिक्लाइन हुआ था अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे, उसका राइज हुआ वापस जब हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। जब हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ उस टाइम पे सब एम्पावर्ड हो रहे थे, वुमेन भी उस टाइम पे पार्टिसिपेट करी एंड नाउ दे आर हियर। वाई इट इज कॉल्ड यू शेप, क्योंकि पहले हाई था, फिर लो था, फिर हाई था, दिस पैटर्न लुक लाइक यू, दिस इज वाई इट इज यू शेप्ड। तो आपको समझ आ गया होगा आई गेस। ये आप इसे भी लिख सकते हैं कि हमारे हिस्टोरिकल टाइम से लेकर अगर हम प्रेजेंट टाइम पे देखें तो हाउ द कंडीशन एंड द सिचुएशन ऑफ वुमेन इवॉल्व्ड। सो इसका मतलब ये है, आप ये लिख सकते हैं, यू शेप्ड रिलेशनशिप बिटवीन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट से विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कैसे इंक्रीज हुई, कैसे डिक्रीज हुई इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। एंड देन ट्रेंड में अगर हम देखें तो फीमेल की ओवरऑल कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुई है फ्रॉम 30 टू मिड 2025 से लेकर दिसंबर इस टाइम पे। ओके, रूरल डोमिनेंस देख सकते हैं हम, अर्बन की 26% ही थी जो कि कांस्टेंट है। उसका सेक्सुअल हैरेसमेंट, वर्क प्लेस एंड एम्प्लॉयमेंट लॉ अगर हम देखें तो एक नाम विशाखा गाइडलाइंस के बारे में पढ़ा होगा। विशाखा गाइडलाइन टॉक अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस, की वर्क प्लेस में अगर जहाँ पर कोई भी वुमेन काम कर रही है तो उन्हें प्रॉपर प्रोटेक्शन मिले, प्रॉपर सेफ्टी मिले और वो वहाँ पर अनसेफ ना फील करे, तो इट वॉज देयर इन विशाखा गाइडलाइंस। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल कब हुआ था, ये 2013 में, एंड विशाखा गाइडलाइंस इन्हें कहते हैं, विशाखा गाइडलाइंस कोडिफाइड। मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट 2017 जिसमें 26 वीक पेड लीव दी जाती है। इक्वल रिम्यूनरेशन, इक्वल पे जिसकी बात की गई है किस एक्ट में, 1976, नाउ अज्यूम्ड इन कोड ऑफ वेजेस। अभी जो 2019 में कोड वेजेस आए थे उसमें डाल दिया गया है कि इक्वल पे मिलेगा।
उसके फैक्ट्री लॉ 1948 में सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन की बात की गई है। तो दीज आर सम लॉज रिलेटेड टू लेबर। तो आप ये भी लिख सकते हैं लेबर, विमेन का जो एक्ट है एट वर्क प्लेस उसके बारे में ये है। तो यू कैन कोट ऑल दिस इन बिटवीन। जब भी आप अगर ऐसे लिख रहे हैं, आर्ग्यूमेंट लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, रिपोर्ट भी लिख रहे हैं, तो आप इस तरह के एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। डिपेंड करता है कि टॉपिक किससे रिलेटेड, इक्वल वेजेस पे आया है, हेल्थ से आया है, या वर्क फोर्स के ऊपर आया है। बट हमने वर्क फोर्स तो बहुत डिटेल में कर लिया, और आपको अभी याद भी हो गया होगा कि टोटल कितनी अभी दिसंबर से, जनवरी से दिसंबर में हम देखें कितना लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ है विमेन का, अर्बन में कितना है, रूरल में कितना है, क्यों है इतना गैप, क्यों है, और गैप के क्या क्या रीजन है। अगर इंक्रीज भी हुआ है तो क्यों इंक्रीज हुआ है, बिकॉज ऑफ सम गवर्नमेंट स्कीम, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम। ओके, गिग इकोनॉमी की बहुत, अभी गिग इकोनॉमी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। आपको गिग इकोनॉमी के बारे में आइडिया होगा कि क्या होती है। गिग इकोनॉमी एक टाइप का इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म है। जैसे आप अभी देखते हो आपके जो डिलीवरी पार्टनर्स आते हैं, स्विगी हो गया, ब्लिंकिट हो गया, जेप्टो हो गया, तो ये सारे क्या है, दे आर अ पार्ट ऑफ गिग इकोनॉमी। ये एक प्लेटफॉर्म वर्कर्स है। तो सिमिलरली यहाँ पर हम देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे गिग वर्कर की। एंड पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। गिग वर्कर ऑफर करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी, मेकिंग इट पोटेंशियल इनेबल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया। हाउएवर गिवन एग्जिस्टिंग सोशल कल्चरल कंस्ट्रेंट, इट ऑफन फंक्शन एज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। ओके, जैसे फैमिली डबल एज स्वॉर्ड, पॉजिटिव में अगर हम देखें तो फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं वुमेन के लिए कि दे कैन मैनेज होम और चिल्ड्रन एंड वर्क। तो मैनेज चाइल्ड केयर एंड शो हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, अगर वो प्लेटफॉर्म वर्क है, इन्फॉर्मल वर्क है, तो क्या हो सकता है उनके लिए बैलेंस करना थोड़ा इजी हो जाता है। जो इनकरेज करता है री एंट्री इन अ वर्क फोर्स आफ्टर करियर ब्रेक। किसी कोई वुमेन है, शी यूज टू वर्क अर्लियर, बट अभी क्या हो गया, मे बी शी इज अ मदर और नाउ शी इज अ इन लॉ। तो उस टाइम पे क्या होता है कि ब्रेक लग जाता है करियर में। जब ब्रेक हो गया करियर, तो ये गिग इकोनॉमी उन्हें चांस देती है टू री एंटर इनटू द वर्क फोर्स। लोअर एंट्री बैरियर में हम देखें तो स्किल बेस्ड, लोकेशन इंडिपेंडेंट वर्क एक्सपेंड अपॉर्चुनिटीज। लो एंट्री बैरियर में स्किल बेस्ड, लोकेशन इंडिपेंडेंट होती हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज को वो। इनकम जनरेशन में देखें तो प्रोवाइड करते हैं सप्लीमेंट्री इनकम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस टू वुमेन। एंड देन ऑटोनॉमी में ग्रेटर ऑटोनॉमी होती है, बिकॉज उनको किसी की ज़्यादा ऐसा नहीं है कि दे आर वर्किंग अंडर समवन, दे आर द ओनर ऑफ दे सेल्फ। तो ग्रेटर ऑटोनॉमी ओवर द वर्क टाइमिंग, चॉइस ऑफ असाइनमेंट, क्या करना है क्या नहीं करना, इट ऑल डिपेंड ऑन वुमेन नाउ। तो गिग इकोनॉमिक्स ने इस तरह से वुमेन को हेल्प करा है कि वो किस तरह से री एंटर हो सकती है बिजनेस में, किस तरह से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो सकती है, ये सब आप लिख सकते हैं। गिग इकोनॉमी हम देखें तो ओरिजिन कहाँ से, और 20th सेंचुरी में हुआ, जैज क्लब से हुआ था, जहाँ पर गिग इकोनॉमी इंक्लूड सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ यूएस वर्कफोर्स। यूएस वर्कफोर्स का सिग्निफिकेंट पोर्शन था उस टाइम पे। यहाँ से आप देख सकते हैं जैज म्यूजिशियन अर्न मनी फ्रॉम गिग्स। अर्ली 1900 बोला जाता है, 1900 से स्टार्ट हुआ। फिर 1930 में फार्मर लॉस्ट लैंड, बिकम माइग्रेंट वर्कर। एंड देन टेम्प्रेरी स्टाफ एजेंसीज ओपन हो गई। टेम्प्रेरी जहाँ से एजेंसीज ओपन हुई, वहाँ से आप देख सकते हो कि ये पीरियड था 1940 वाला, जब से थोड़ा स्टार्ट होने लगा। फिर हम 1990s में देखते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, टैम्प वर्कर्स हो गए, 10% ऑफ द वर्क फोर्स इनकी होने लगी। फिर डिजिटल ईरा आई उस टाइम पे, तो आप देख सकते हैं डिजिटलाइजेशन के बाद से एवरीवन इज वर्किंग सेपरेटली। एंड 2021 में जो गिग इकोनॉमी थी वो थर्ड ऑफ द वर्कर्स हो गए। मतलब हर एक जगह पे आप देखो तो एवरी समवन ऑफ द पॉपुलेशन आर डूइंग दिस जॉब। स्टूडेंट भी हो गए, स्टूडेंट इफ दे वांट टू अर्न एक्स्ट्रा, इफ दे डोंट वांट टू टेक हेल्प फ्रॉम द पेरेंट, तो व्हाट दे आर डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क, द गिग वर्क, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन अ गिग इकोनॉमी। क्योंकि फ्लेक्सिबल होता है, दे कैन वर्क फ्रॉम एनी टाइम, मतलब फ्रॉम एनीवेयर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे अब हमारे जोमेटो वाले भैया हो गए, या स्विगी हो गया, या यस मैडम हो गए। अभी गिग वर्कर्स के ऊपर भी अभी चल रहा था कि उनका जो टाइमिंग से रिलेटेड था इशू, 10 मिनट का इशूज था, वो चल रहा था। अभी 10 मिनट का इशू था कि उनको हम कब परमानेंट वर्कर बना सकते हैं, कब नहीं बना सकते। तो एवरीथिंग इज गोइंग इन द न्यूज़, आप डिटेल में गिग वर्कर के बारे में पढ़ सकते हैं। चैलेंजेस क्या होते हैं, चैलेंजेस क्या होते हैं, गिग वर्कर अगर कोई है तो उसके चैलेंजेस ये हैं कि इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क होता है, मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं होती, मिनिमम वेज होता है, सोशल प्रोटेक्शन बहुत कम होता है। जेंडर कंस्ट्रेशन अगर हम देखें तो वुमेन पुश्ड इनटू अ लो पेइंग गिग, जैसे केयर हो गया, डिलीवरी हो गया, कंटेंट मॉडरेशन हो गया, इस तरह से। और डिजिटल डिवाइड में लिमिटेड एक्सेस जैसे स्मार्टफोन, इन सब का। रीइंफोर्समेंट ऑफ जेंडर रोल, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी में नॉर्मलाइज वुमेन बेयरिंग द प्राइमरी बर्डन। अब आपने देखा होगा कि इफ वुमेन वांट टू वर्क इन अ स्विगी, जोमेटो,
हो, ऑब्वियसली दे डू वर्क, बट क्या होता है कि रात की जो ड्यूटीज़ होती है वो वुमेन को नहीं दे सकते, बट वो मैन को दे सकते हैं। तो जो सिस्टम है सेट ही इस तरह से हो रहा है कि नाइट आर नॉट सेफ फॉर द वुमेन, तो यहाँ पर उन्हें डिसएडवांटेज हो जाता है उसका सेफ्टी। और आप एक्सप्लोइटेशन में देखिए जो एल्गोरिदम है वो इस तरह से सेट हुआ है कि प्लेटफॉर्म ओपेसिटी, एल्गोरिदम कंट्रोल, वी और वी ग्रीवेंसेस रिड्रेसल। वे फॉरवर्ड में क्या है कि हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल जो सिक्योरिटी है गिग वर्कर के वो इम्प्रूव करनी चाहिए। डिजिटल लिटरेसी की अगर बात है, डिजिटल लिटरेसी और ज़्यादा बढ़ानी चाहिए कि वुमेन तक भी वो फैले, उनको भी स्मार्ट वर्क करना है, स्किल्ड वर्क करना है। फेयर वेजेस देना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सेफ्टी स्टैंडर्ड इक्वल होने चाहिए सबके लिए एट द प्लेटफॉर्म। प्रमोट शेयर्ड एंड केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू पॉलिसी एंड सोशल चेंजेस। शेयर्ड एंड केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो दिस इज व्हाट यू कैन राइट इन योर पेपर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और अच्छे वर्ड है, आप यूज कर सकते हैं। अब अगर हम देखें वुमेन का केयर इकोनॉमी में, केयर इकोनॉमी मतलब जहाँ पर दे डोंट टेक मनी, जो अनपेड वर्क होता है उनका। तो केयर इकोनॉमी रेफर्स टू पेड एंड अनपेड एक्टिविटीज, जैसे कि प्रोवाइड केयर एंड सपोर्ट टू इंडिविजुअल, हाउस होल्ड एंड कम्युनिटीज। ओके, दे पे फाउंडेशन रोल इन सस्टेनिंग फैमिलीज एंड वर्क फोर्स। उसके बाद सोशल वेलबींग भी वुमेन को ही देखनी होती है। मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जैसे चाइल्ड केयर, अर्ली चाइल्ड को जैसे एजुकेशन हो गया, उनका न्यूट्रिशन देखना, केयर फॉर यंग चिल्ड्रन। फिर एल्डर केयर, जो उनके पेरेंट्स हो गए या उनके इन लॉज हो गए, उनकी टेक केयर करना। फिजिकल इमोशनल सोशल सपोर्ट देना एडर्ली को। हेल्थ केयर की बात करें तो मेडिकल नॉन मेडिकल सर्विस देना अक्रॉस द लाइफ साइकिल, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर टाइम था, बट लाइफ साइकिल के लिए उनको देना उसके मेडिकल केयर। एंड देन हाउस वर्क में अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक एक्टिविटीज सच एज कुकिंग, क्लीनिंग, कुकिंग हो गई, क्लीनिंग हो गई, लॉन्ड्री हो गई, तो ये हाउस वर्क की बात हो गई। एंड देन सोशल केयर की हम बात करें तो असिस्टेंस फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड इंडिविजुअल नीडिंग डेली सपोर्ट। सोशल केयर, हाउस वर्क एंड हेल्थ केयर, एल्डर केयर, चाइल्ड केयर, ये सारे केयर कंपोनेंट्स ऑफ केयर्स है जो कि वुमेन डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे दे गिव टाइम टू द सेक्शन, जहाँ उनके चिल्ड्रन हो गए, एडर्ली क्लास हो गई, हेल्थ केयर, ये सारी सारी सर्विसेज जिन्हें हम बोलते हैं केयर सर्विस, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, केयर सर्विस का भी आप नाम लिख सकते हैं। सम टाइम इट इज पेड, सम टाइम इट इज अनपेड। हम नॉर्मली जब विमेन का टॉपिक कवर करते हैं तो हम वहाँ पर गिग इकोनॉमी नहीं डालते, वहाँ पर हम केयर वाला फैक्टर नहीं डालते, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात नहीं करते। तो ये सारे चीज़ें हैं जो हमने इस स्लाइड में डाली है ताकि आपके लिए भी कुछ नया हो, क्योंकि हम नॉर्मली जो पढ़ते हैं वो तो आप सबको ही पता होता है, बट दीज थिंग्स आर वेरी न्यू, जो कि नहीं पता होता। नेगेटिव इम्प्लीकेशन ऑफ डोमिनेंस ऑफ वुमेन इन केयर, जैसे कि हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, डिक्रीज इन दिस टाइम पॉवर्टी, मदरहुड पैरेंटी, शो लोअर स्टेटस ऑफ वुमेन, पेनिट्रेट जेंडर स्टीरियोटाइप, हायर बर्डन ड्यूरिंग द क्राइसिस सच एज कोविड, एंड देन लैक ऑफ इक्विटेबल केयर बर्डन, जैसे हाउस होल्ड हो गया गवर्नमेंट और प्राइवेट में, हिंडर इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑब्वियसली जब विमेन आर ऑलरेडी टू मच इंक्लाइन टूवर्ड दिस केयर सर्विसेज, तो उनके लिए खुद के लिए टाइम कब है, तो उससे क्या होगा, उनकी ग्रोथ कम ही होगी। और वो अच्छी बात है कि अफेक्शन देना, केयर करना, दीज आर गुड थिंग। बट इसमें भी क्या हो, ऐसा तो है नहीं कि इट इज़ जस्ट रिलेटेड टू वुमेन या वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वर्क ऐसा होना चाहिए कि जिसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, इक्वालिटी हो, मेल भी करे फीमेल भी करे, दोनों को वो काम इक्वली करना चाहिए। अगर बच्चे की बात आ रही है कि हमें चाइल्ड केयर करना है, तो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ both the parents. It is not the sole responsibility of women to do it. कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, बट येस अगर इक्वालिटी की बात करते हैं तो इट शुड बी लाइक दैट कि इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ द पेरेंट्स। दोनों को अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में सोचना, मतलब ध्यान रखना चाहिए एक दूसरे का कि इट्स ऑल अबाउट द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आई गेस इफ समवन इज मैरिड। तो काफ़ी कुछ डिपेंड करता है वुमेन के पार्टनर पे कि वो किस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं, किस तरह से हैंडल कर रहे हैं। बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि सारी वुमेन जो मैरिड है दे आर सफरिंग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज कुछ मैरिड जो रिलेशनशिप होती हैं उनमें दे आर इक्वली सपोर्टिव, इक्वली दे हैव द अंडरस्टैंडिंग टू अंडरस्टैंड ईच अदर सिचुएशन एंड वर्क अकॉर्डिंगली। एंड सिग्निफिकेंट शेयर अगर हम देखें, केयर वर्क रिमेन अनपेड, हम सिग्निफिकेंटली देखें तो ऐसा तो है, बोला हुआ है कि उसमें पेड और अनपेड दोनों होता है, बट मेजरली इट इज़ अनपेड वर्क। अनपेड वर्क होता है हमारी केयर सर्विस का, जो कि परफॉर्म्ड किया जाता है बाय वुमन, contributing to gender inequality. Recognition, redistribution and reduction of unpaid care work are crucial women empowerment के लिए। higher
लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के लिए, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। रिकॉग्निशन तो दो, एटलीस्ट रिकॉग्निशन इज इम्पॉर्टेंट। दिस इज वाई कुछ दिन पहले ये केस आया था कि जो हमारे मतलब हाउस वाइफ्स होती हैं उनको भी सिग्निफिकेंट कुछ पोर्शन देना चाहिए सैलरी में से फॉर द वर्क दे डू। केयर इकोनॉमी एंड मोनेटाइज्ड इकोनॉमी में आप डिफरेंस देख सकते हैं। हु सपोर्ट आर केयर इकोनॉमी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है, ये सब आप देखिए। केयर इकोनॉमी कुछ इस तरह से दिखती है और मोनेटराइज इकोनॉमी कुछ इस तरह से दिखती है। 6 आउट ऑफ 10 केयर वर्कर्स कौन है, वुमेन। नोटा, ये डेटा आपको नोट करना है। 9 आउट ऑफ 10 अंडर पेड प्रोफेशनल केयर गिवर आर वुमेन एंड डिसप्रोपोर्शनेटली ब्लैक, लैक्टेंस और एशियन इमिग्रेंट वुमेन। Okay, 30 million of all workers lack access to single paid sick job. Only 20% of all workers have paid family leave through their employer. तो ये डेटा आप याद रखिए, ये डेटा आप याद रखिए। हु सपोर्ट आर केयर इकोनॉमी आप ये देख सकते हैं। एंड देन अनइक्वल बर्डन ऑफ केयर वर्क। अनइक्वल बर्डन में अगर हम देखें तो विच कंपासेस अनपेड एक्टिविटीज इज चाइल्ड केयर, एल्डर केयर, डोमेस्टिक वर्क्स देख सकते हैं। रिमेन प्राइमरी ड्रिवन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। वर्ल्ड वाइड 2026 डेटा कंटिन्यू टू शो वुमेन परफॉर्म द वास्ट मेजोरिटी ऑफ वर्क इम्पैक्टिंग इकोनॉमिक एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इकोनॉमिक सर्वे 2024 बोलता है वुमेन अनपेड वर्क कंट्रीब्यूट कितना, अनपेड वर्क अनपेड केयर कंट्रीब्यूट 3.1% ऑफ जीडीपी, मैन कंट्रीब्यूट 0.4% ऑफ जीडीपी। कितना कंट्रीब्यूट करती है विमेन का जो अनपेड वर्क है वो कितना है, 3.1% ऑफ जीडीपी, और मैन का कितना है 0.4% ऑफ जीडीपी। तो ये केयर इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं। हाईलाइट डीप जेंडर इनइक्वालिटी इन केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप देख सकते हैं केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में वुमेन का कितना रोल है और मेल का कितना कम रोल है। नीड टू इन्वेस्ट इन अ केयर इकोनॉमी, रिकॉग्नाइजिंग वैल्यूइंग केयर वर्क थ्रू पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज क्रिटिकल फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उनका जो वर्क है वट एवर दे आर डूइंग फॉर चिल्ड्रन, फॉर एल्डर्स, कोई भी सर्विस इफ शी इज गिविंग टू द फैमिली, रिलेटिव और कम्युनिटी, तो उसके लिए उनका वर्क रिकॉग्नाइज करना चाहिए सो दैट दे फील एम्पावर्ड। एंड इंक्रीज्ड वुमेन फीमेल लेबर फोर्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, accessible affordable care service जैसे that reduce women unpaid workload, enabling women to participate in paid employment and boost overall economy। ठीक है, तो आपको ये लिखना है। जॉब क्रिएशन की हम बात करें तो एक्सपेंशन ऑफ चाइल्ड केयर, एल्डर केयर, हेल्थ केयर जनरेट लार्ज केयर एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक सर्वे 2024 बताता है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट 2% ऑफ जीडीपी इन केयर इकोनॉमी कैन क्रिएट 11 मिलियन जॉब। सोचो कि अगर हम 2% ऑफ जीडीपी अगर हम केयर इकोनॉमी में लगाते हैं, किस में लगाते हैं, केयर इकोनॉमी में लगाते हैं, तो उससे कितना जनरेट कर सकते हैं हम, 11 मिलियन जॉब जनरेट कर सकते हैं केयर इकोनॉमी से। सोचो, एंड ओनली 70% ऑफ दी जॉब वुड बेनिफिट, इट वाज नियरली 70% जो ये जॉब है किसको बेनिफिट करेगी, वुमेन को। किस सर्वे में दिया था, इकोनॉमिक सर्वे 2024। ओके, अब आप देख सकते हैं फर्स्ट एवर बैच ऑफ 17 वुमेन कैडेट ग्रेजुएटेड फ्रॉम नेशनल डिफेंस, एनडीए से 2025 में अभी फर्स्ट बैच ग्रेजुएट हुआ है, मार्किंग हिस्टोरिकल माइलस्टोन टुवर्ड जेंडर इंक्लूसिव मिलिट्री लीडरशिप, ओपनिंग पाथवे टू फ्यूचर वुमेन सर्विस चीफ। ओके, तो हम देखेंगे वुमेन का क्या रोल है कम्बैट जॉब में, क्या उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, किस तरह से चीजें इवॉल्व हुई है। तो इंडियन डिफेंस फोर्स टेकन रिमार्केबल स्टेप टू बिकम ट्रू जेंडर न्यूट्रल एंड इंक्लूसिव फोर्स। इट्स कमेंस द इंडक्शन ऑफ वुमेन इनटू ऑल ब्रांचेस। हाइलाइट्स अगर हम देखें, दीज आर फैक्ट दैट यू शुड नोट, जैसे कि सबसे पहले कैप्टन शिवा चौहान बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू गेट ऑपरेशनली डिप्लॉयड इन विच रीजन, कुमार पोस्ट, सियाचिन ग्लेशियर, जनवरी 2024। ओके, ये आप लिखना। दिसंबर 23 में क्या हुआ था, कैप्टन गीतिका गोल बिकम द फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर टू डिप्लॉयड इन सियाचिन आफ्टर कंप्लीटिंग ट्रेनिंग इन सियाचिन बैटल स्कूल। गॉट इट, मेडिकल फील्ड एंड द किसमें, women in operational field. Then Fatima Yasin become the first women medical officer to be deployed in Siachen post में, ये भी Yasima Yasin।
फातिमा वसीम। उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल प्रेरणा दियोस्थली वॉज नेम्ड एज द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू कमांड इंडियन नेवल वर्कशिप में, ये नेवल वर्कशिप में। उसके बाद कैप्टन सलीजा धामी हेलीकॉप्टर पायलट बिकम द फर्स्ट वुमेन फ्लाइंग ब्रांच टू कमांड अ कम्बैट यूनिट इन AIEF 2023। तो इन सब, अगर आपको एग्जाम्पल कोट करना है तो आपको मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल दे दिए, आप इनको कोट कर सकते हो अपने आंसर्स में कि ऐसे ऐसे कम्बैट जॉब में भी। अभी रिसेंट एग्जाम तो NDA ग्रेजुएट वाली वुमेन का ही है, उसके बाद आप ये एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हो इफ़ यू वांट टू यूज़, तो लिख लेना। अभी रिसेंटली ये हुआ है कि वुमेन, अभी हमारी 20 रिपब्लिक डे मनाया गया था 26 जनवरी को, तो उस टाइम पे जितने भी हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं, CAPF के सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, तो उसमें क्या हुआ था कि जो कंटिजेंट थे उनको किसने गार्ड किया था या उनको किसने लीड किया था, तो फर्स्ट आप नाम याद रखें, सिमरन बाला, जिन्होंने, सिमरन बाला फ्रॉम जम्मू कश्मीर विद लीड 140 मेल CRPF पर्सन एट रिपब्लिक परेड क्रिएटिंग हिस्ट्री। तो फर्स्ट वुमेन, ये नाम आपको याद रखना है, सिमरन बाला। एंड SSB की हम बात करें तो SSB में नैन्सी सिंगला थी। उसके बाद BSF में अगर हम बात करें तो मोनिका लागरा। एंड देन CISF की हम बात करें तो शी वॉज तन्मय महांतरी। तो आप इनका एग्जाम्पल लिख सकते हो। क्रोनोलॉजी की हम बात करें तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, किस तरह से वुमेन का इंडक्शन होने लगा फोर्सेस में। सबसे पहले आर्मी मेडिकल कॉर्प की तरह ग्रांटेड रेगुलर कमीशन टू वुमेन, कब, 1958 में, 1958 में ये स्टार्ट हुआ। उसके बाद 1991 में इंडियन नेवी कमर्शियल इंडक्शन ऑफ इंडियन नेवी ने स्टार्ट किया 1991 में। एंड 1992 में अलाउड वुमेन टू सर्व आर्म्ड फोर्सेस शॉर्ट सर्विस कमीशन की तरह। शॉर्ट सर्विस मतलब शॉर्ट टर्म के लिए वुमेन को इंडक्ट किया गया, किसमें, 1992 में। एंड देन हम यहाँ से देखें, फिर आया फैब 2020। फैब 2020 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि परमानेंट कमीशन होना चाहिए वुमेन के लिए, पर पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन था, बट 2020 में आया परमानेंट कमीशन, जिसमें 577 वुमेन ऑफिसर्स वर ग्रांटेड परमानेंट कमीशन टिल नवंबर 2021। फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन मिलिट्री ऑफिसर जिन्होंने आर्मी ज्वाइन करी 2021, जुलाई में फर्स्ट ऑफ ट्रेनिंग के लिए गई आर्मी एविएशन के लिए, वो वुमेन। एंड देन वी हैव अगस्त जिसमें 19, ये सारे मतलब NDA का है। ट्राई सर्विस फर्स्ट बैच तब हुआ था रिलीज। 341 वुमेन अग्निवीर हुई थी, कहाँ से, ट्रेनिंग एट INS चिल्का। फर्स्ट 6 वुमेन ऑफिसर इन अटेंड डिफेंस सर्विस कॉलेजेस। 108 वुमेन प्रमोटेड टू रैंक ऑफ कर्नल 2023। तो इस तरह से आप क्रोनोलॉजी स्टार्ट कर सकते हैं कि फर्स्ट वुमेन जब आई थी वो दे केम इन द सर्विसेज एज अ मेडिकल ऑफिसर्स। देन उसके बाद उनको शॉर्ट सर्विस कमीशन में डाला गया, फिर परमानेंट कमीशन में डाला गया, फिर डिफरेंट जो हमारी फोर्सेज है, नेवी हो गई, आर्मी हो गई या एयरफोर्स हो गई, उनमें कुछ बदलाव किए गए सो दैट जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है यहाँ पर ज़्यादा हो सके। एवोल्यूशन में आप देख लेना कि कैसे स्टार्ट हुआ, किस तरह से स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, और अभी करंट स्टेटस आपको याद रखना है। जैसे ये है, वुमेन कॉन्स्टिट्यूट 4% ऑफ इंडियन आर्मी, 4% इंडियन आर्मी में वुमेन है, कंपेयर टू 16 इन यूएस में कितनी है, 16 में यूएस में 16% है, और इंडिया में कितनी है, इंडिया में 4% ही है। इंडिया में कितनी है, 4% है। ओके। एंड देन अराउंड 1700 वुमेन ऑफिसर्स अक्रॉस आर्म्ड एंड सर्विस, कितनी है, 1700 वुमेन ऑफिसर है हमारी इंडियन, हमारी जितनी भी आर्म या सर्विस फोर्सेस है उनमें। वुमेन अलाउड इन ऑल कम्बैट रोल, जो इंडियन एयरफोर्स है उसमें सारे रोल्स में वुमेन अलाउड है। नेवी में ऑल ब्रांचेस ओपन इंक्लूडेड सबमरीन एंड एविएशन भी। ओके। ऑपरेशनल अचीवमेंट हम देखें तो ऑपरेशन सिंदूर में हमारी दो वुमेन ऑफिसर्स, 3 वुमेन ऑफिसर, दे वर वेरी हाईलाइटेड। उनके नाम आप लिखना, कमेंट सेक्शन में आपको नाम लिखना है तीनों वुमेन का। उसके बाद नाविका सागर परिक्रमा सेकंड, डेमोस्ट्रेटेड एंड्योरेंस एंड मेरिटाइम कैपेबिलिटीज, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वुमेन का पार्टिसिपेशन, 2 ऑपरेशन सिंदूर एंड नाविका परिक्रमा। करंट स्टेटस में वी हैव रेड एंड बैलेंसिंग जेंडर इक्वालिटी ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस, उसमें आप लिख सकते हैं रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग इंस्टेड ऑफ ब्लैंकेट फिजिकल क्राइटेरिया। रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग की बात की गई है। जेंडर सेंसिटाइजेशन होना चाहिए ऑल रैंक्स टू एड्रेस अनकॉन्शियस बायस। उसके बाद टू मॉनिटर रिक्रूटमेंट, रिटेंशन, प्रमोशन, हर चीज़ का ध्यान देना चाहिए, जेंडर कहीं नहीं आना चाहिए। प्रमोट रोल, जैसे कि रोल
सियाचिन डिप्लॉयमेंट, फाइटर पायलट में इनका रोल मॉडल्स जो है उनको प्रमोट करना चाहिए। अगर इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस की हम बात करें तो यूएस में रोल बेस्ड फिजिकल टेस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि मेल और फीमेल के लिए दोनों सेम है, बट रोल बेस्ड वहाँ पर टेस्ट होता है। इसराइल में हम देखें तो मिक्स्ड जेंडर बटालियन मॉडल है, मिक्स्ड बटालियन है, मतलब ऐसा कुछ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता कि यहाँ मेल जाएगा या फीमेल जाएगा, दे हैव अ मिक्स्ड बटालियन। पीस कीपिंग फोर्स में इंडिया ऑल वुमेन पुलिस यूनिट, जिसको UNIML बोला गया है। देन क्रैचेस एंड काउंसलिंग सैनिटेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए। ये सपोर्ट, ये सबसे ज़्यादा वुमेन ऑफिसर इस चीज़ का डिमांड करती है कि उनके पास प्रॉपर काउंसलिंग सैनिटेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए। एजुकेशन अवेयरनेस की बात करें तो इंटीग्रेट जेंडर इक्वालिटी थीम, जैसे कि जेंडर इक्वालिटी थीम की बात की गई है, उसे प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाए। Okay, so this is the second announcement for all the aspirants who are giving exam this year. तो अनाउंसमेंट ये है कि बाय नाउ आई गेस आप सब ने अपना जो मटेरियल है जो आपने खुद बनाया है वो आपने सब ने पढ़ लिया होगा, और पढ़ लिया होगा, बट मे बी यू आर नॉट गेटिंग दैट कॉन्फिडेंस कि वो सफिशिएंट है या नहीं है। प्लस आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने कुछ स्टार्ट ही नहीं किया या कुछ उनके खुद के नोट्स है ही नहीं, बट वो इधर उधर भाग रहे हैं कि कहाँ से पढ़े कहाँ से ना पढ़े। तो दिस इज़ अ लिमिटेड सोर्स ये है कि स्टडी फंड कमिंग अप विद द बुकलेट्स, कोर बुकलेट, जिसमें हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, एवरीथिंग वुड बी देयर, और ये मटेरियल होगा अपडेटेड। तो अगर आप खुद का मटेरियल है भी एंड यू आर फीलिंग बोर्ड कि आप बार बार उसे ही पढ़ रहे हैं, आपको कुछ दिमाग में नहीं जा रहा है या मॉक टेस्ट में इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, तो यू कैन बाय दिस लिमिटेड एडिशन। इसमें क्या होगा कि आपको कलरफुल, ये जो बुकलेट्स है बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, बहुत कलरफुल है, बहुत इंटरेस्टिंग है, अपडेटेड है, तो आपको अच्छा लगेगा, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। इफ़ यू परचेज नाउ तो यू विल गेट इट इन 2499, ये इसका प्राइस है। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ नंबर दिए थे, यू कैन व्हाट्सएप देम और यू कैन कॉन्टैक्ट देम डायरेक्टली, और आप पूछ सकते हैं दोनों जो अनाउंसमेंट्स है उनका कुछ भी, अगर आपको कुछ स्पेसिफिकली पूछना है तो आप वहाँ जाके पूछ सकते हैं, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन बाय इट। ओके, फ्री डिलीवरी होने वाली है, अगर आप इन्हें परचेज कर सकते हैं, ये बुकलेट होंगी। चलिए, तो वुमेन इन पॉलिटिक्स और स्टेटस इन इंडिया, चैलेंज एंड मेजर, हम सब पढ़ेंगे यहाँ पर। वुमेन पार्टिसिपेशन इसेंशियल फॉर डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन, जेंडर इक्वालिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ या इंक्लूसिव गवर्नेंस। अब देखिए, आप जैसे हम पार्लियामेंट में बैठे हैं, पर अगर वहाँ पर वुमेन ही नहीं है, वहाँ पर हमारी फीमेल्स ही नहीं है, तो क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि जो कलेक्टिव वुमेन है उन्हें कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, उनकी जो वॉइस है, उनकी जो डिमांड है, उनकी जो प्रॉब्लम है, कोई सुन रहा है और वहाँ तक पहुँचा रहा है। क्योंकि इवेंचुअली जो लॉज है वो बनेंगे कहाँ पर, पार्लियामेंट में बनेंगे ना, बट आपको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है आसपास के इन्वायरमेंट में, क्या चल रहा है कंट्री में, कोई अगर सुनने के लिए ही नहीं है तो कौन पहुँचाएगा वहाँ तक वॉइस। तो इसीलिए जो वुमेन के लिए वुमेन की वॉइस हो वहाँ तक, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वुमेन का पार्टिसिपेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है, एंड वी हैव अ डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पर इक्वल राइट्स दिए जाते हैं, इक्वल पार्टिसिपेशन का राइट होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाए जहाँ जो कि वहाँ तक वुमेन को पहुँचाए। डिस्पाइट ग्लोबल प्रोग्रेस, वुमेन अंडर रिप्रेजेंटेड है हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में। किस चीज़ को किस, अब हमने देखा कि ओके वुमेन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए हमारे पार्लियामेंट लेवल पे या हमारे ग्राउंड लेवल पे, बट पार्टिसिपेशन क्यों नहीं है? पार्टिसिपेशन इसीलिए नहीं क्योंकि पेट्रियार्कल नॉर्म सेट है अभी भी, सिस्टमेटिक और इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स हो जाते हैं, लिमिटेड एक्सेस है फाइनेंशियल, पॉलिटिकल एंड सोशल रिसोर्सेज का। उसके बाद अगर हम रिसेंट ईयर में देखें तो इंटरनेशनल मूवमेंट एंड लीगल रिफॉर्म एंड ग्रोइंग विजिबिलिटी ऑफ वुमेन लीडर्स हैव हेल्प एडवांस वुमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। बट रिसेंट में क्या हो रहा है कि वुमेन आर मोर विजिलेंट नाउ, वुमेन आर मोर इन्फॉर्मेटिव। अब उनको पता है कि उन्हें कहाँ पार्टिसिपेट करना है, कहाँ पार्टिसिपेट नहीं करना, तो अब उनका जो पार्टिसिपेशन रेट है वो थोड़ा बढ़ रहा है, बट कंपैरेटिव टू इंटरनेशनल अरेना इंडिया का अभी भी अंडर रिप्रेजेंटेड ही है। अगर हम 18 लोकसभा की बात करें तो देयर आर 74 वुमेन इन एज एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितनी है हमारे पास, 74 है। दिस कॉन्स्टिट्यूएंट 13.6% ऑफ कितनी सीट्स, 543 सीट्स में से 13.6% सीट ही वुमेन की है। उसके बाद डेटा हाईलाइट करता है नीड ऑफ इंस्टीट्यूशनल structural reform, capacity building and supportive policies to enhance women role in decision making and strengthening Indian economy। तो ये डेटा है, ये डेटा आपको याद होना चाहिए कि अभी हमारे 18 लोकसभा हुआ था, उसमें वुमेन कितनी थी, कितना परसेंट हमारे लोकसभा में वुमेन का पार्टिसिपेशन है, किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, क्या क्या रिफॉर्म ला सकते हैं।
ये आप लिखना है। उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देखें तो पहले ब्रिटिश टाइम पे क्या होता था कि वुमेन को ओनली लिमिटेड वोटिंग राइट्स होते थे। उसके बाद आफ्टर जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज आया जिसमें ऑल वुमेन हैव राइट टू वोट एंड कंटेस्ट इलेक्शन, ये दिया गया। फिर फीमेल वोटेड, अगर हम वोट पार्टिसिपेशन देखें तो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है। 1996 में कितना था, जब 1964 में 62 में कितना था, 46.6% था। अभी हम 18 लोकसभा में देखें तो 18 लोकसभा में कितना था, 67.8%, 65.8%, indicate growing political awareness and participation among the women voters. Women contesting election sharp rise देखा गया है। 1957 में ओनली 45 वुमेन कैंडिडेट्स थी। अभी हम देखें 2024 में देयर वाज 797 वुमेन कैंडिडेट इन लोकसभा इलेक्शन। कितना ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, किस वजह से हुआ है, जो क्योंकि पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ी है, पार्टिसिपेशन बढ़ा है वुमेन का, रिफ्लेक्टिंग एक्सपेंडिंग पॉलिटिकल एम्बिशन एंड अपॉर्चुनिटीज, रिफ्लेक्ट करता है कि वुमेन भी पार्टिसिपेट करना चाहती है पॉलिटिकल स्पेयर में। वुमेन इलेक्टेड टू लेजिस्लेचर, लोकसभा की हम बात करें तो 5% था 1991 में, 1951 में, उसके 2024 में 13.6% हुआ। राज्यसभा में भी इंक्रीज हुआ है, राज्यसभा में पहले 7% हुआ करता था, अब 13% हुआ है, तो डबल हो चुका है। लोकल लेवल पे हम देखें तो स्ट्रॉन्गर प्रेजेंस है ग्रास रूट लेवल पे ड्यू टू रिजर्वेशन है वहाँ पर, तो इसीलिए वहाँ पर थोड़ा सा जो एडवांटेज है वुमेन को ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेंट्रल लेवल। 2022 में women constituted 44 representation in local self government, 1.37 million elected representative national wide। वुमेन रिजर्वेशन की बिल की बात करें रिसेंट डेवलपमेंट की तो प्रोवाइड 33 रिजर्वेशन फॉर वुमेन लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, पर वो इंप्लीमेंट कब होगा, नेक्स्ट सेंसस और डिलिमिटेशन के बाद। अब नेक्स्ट सेंसस होगा, डिलिमिटेशन कमीशन आएगा, उसके बाद जो 33% है हमारा लोकसभा में रिजर्वेशन का वो आएगा। बट अभी हमारी ग्रास रूट लेवल पे वुमेन को रिजर्वेशन है तो उससे थोड़ा फायदा मिलता है, तो उससे क्या हो रहा है कि जो रिप्रेजेंटेशन है वुमेन की वो बढ़ी है। ग्लोबल स्टैंडिंग में हम देखें तो इंडिया की रैंक बहुत कम है। अगर हम पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन की बात करें, इंडिया की रैंक कितनी है, जैसे हम इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनिट की बात करें तो 143 है आउट ऑफ 143 आउट ऑफ 185, 143 है आउट ऑफ 185 वुमेन का। ओके, रैंकिंग में डिक्लाइन फर्दर डिस्पाइट मार्जिनल गेन। अगर हम ओवरऑल असेसमेंट देखें तो वुमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंप्रूव्ड हुआ है बट रिमेन बिलो डिजायर्ड लेवल। उसके बाद रिफॉर्म, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, टाइमली इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन, सोशल चेंज, क्रूशल है कि जेंडर बैलेंस डेमोक्रेसी आ पाए। तो जो रिजर्वेशन वाला आया है उसका ज़रूरी है कि वो टाइम से इंप्लीमेंट हो, टाइम से उसमें थोड़े रेगुलेशन आए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आए, तो उससे क्या होगा, हमारा जो डेमोक्रेसी है वो जेंडर न्यूट्रल बनेगा। ग्लोबल में हम देखें तो 32 वुमेन सर्व एज ए हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट अक्रॉस 49 कंट्रीज। सितंबर 2025 के डेटा के अकॉर्डिंग हम टॉप परफॉर्मर्स में आप देख लीजिए कि ओनली 6 कंट्रीज है जहां पर मोर देन 50% पार्टिसिपेशन है वुमेन का। और वो कौन कौन सी कंट्री है, रवांडा जिसमें 64 है, इसमें क्यूबा 56% है, निगरगुआ जिसमें 55 है, उसके बाद अंडोरा 50%, मेक्सिको 50%, यूएई 50%। ओनली 23.2 नेशनल पार्लियामेंट्रियंस आर वुमेन। ग्लोबल स्फेयर की बात हम जहां पर करते हैं वो है ये, ठीक है। वाई वुमेन इन पॉलिटिक्स नीडेड, क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल सेटअप करने के लिए बीजिंग अगर डिक्लेरेशन की बात करें तो उसमें बोला गया है वुमेन फुल पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एसेंशियल फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड पीस। ऑब्वियसली आपको ये लिखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू राइट इन अ पेपर कि बीजिंग डिक्लेरेशन क्या कहता है। अगर पॉलिटिक्स से रिलेटेड आपका टॉपिक आता है कि वुमेन का रोल इन पॉलिटिक्स, तो आपको यहाँ पर बीजिंग डिक्लेरेशन लिखना ही लिखना है। जेंडर इक्वलिटी की बात होती है तो SDG 5 की बात आप कर सकते हैं। SDG 5 वुमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्रूशियल टू अचीव जेंडर इक्वलिटी एंड इक्वल लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज की जब बात करते हैं तो SDG 5 आपको लिखना है, बीजिंग डिक्लेरेशन आपको लिखना है। अगर हम इशू स्पेसिफिक बात करें तो रिप्रोडक्टिव राइट, डोमेस्टिक मैटरनिटी हेल्थ और एजुकेशन, गर्ल एजुकेशन की हम बात कर सकते हैं। इकोनॉमी एंड सोशल बेनिफिट में आप लिख सकते हैं कि जेंडर पे गैप जो है इट एड 24 ट्रिलियन टू ग्लोबल GDP एंड हायर विमेन रिप्रेजेंटेशन होगी, किससे रिलेटेड है, लिंक टू लोअर करप्शन होगा, बेटर गवर्नेंस होगी, हायर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी।
सक्सेसफुल मॉडल में आप देख सकते हैं रिजर्वेशन में सक्सेस रवांडा में क्यों पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन 64% है, वहां पर कौन सा होता है, जिपर सिस्टम होता है, जिपर मेथड जिसे बोला जाता है। रवांडा अचीव्ड रिमार्केबल प्रोग्रेस इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। करंटली हम बात करें तो वुमेन का मोर देन 60% है। सक्सेस एट्रीब्यूटेड टू द यूनिक कोटा सिस्टम जिसे हम बोलते हैं जिपर मेथड। इस मेथड का नाम आपको लिखना ही लिखना है। अगर आप रवांडा की बात करते हैं, रवांडा को एज ए केस स्टडी आप डालते हैं वुमेन के पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में, तो यू हैव टू राइट कि जिपर सिस्टम, जिपर मेथड है रवांडा में। उसमें क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज रिक्वायर्ड टू अल्टरनेट मेल एंड फीमेल कैंडिडेट टू द इलेक्टोरल लिस्ट इंश्योरिंग मिनिमम 60 की 30% तो फीमेल होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी रिक्वायर्ड टू अल्टरनेट मेल एंड फीमेल, तो यहाँ पर मिनिमम 30% रिप्रेजेंटेशन किसका होना चाहिए, फीमेल का होना चाहिए। वैसे बोलीविया में देखिए पैरिटी लॉ में, बोलीविया क्रिएटेड इनेक्टेड लॉ मैंडेटिंग इक्वल पार्टिसिपेशन वुमेन ऑल द इलेक्टेड बॉडी। दिस लॉ कंबाइंड कोटा फॉर इंडिजिनस वुमेन लेड टू ड्रास्टिक राइज फीमेल पार्टिसिपेशन का 13% से 50% विद इन डिकेड, एंड लॉ स्टिपुलेटेड स्टेट फंडिंग फॉर वुमेन कैंडिडेट एड्रेसिंग फाइनेंशियल बैरियर टू एंट्री। तो अब दो आपको एग्जाम्पल याद रखना है अगर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की हम बात करते हैं। एंड मेजरमेंट की हम बात करें तो वी हैव अ राइट टू वोट अंडर आर्टिकल 325 एंड 326, जिसमें हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की बात करते हैं, दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्स एंड कास्ट। उसके बाद आप आर्टिकल 84(1)(73) जिसमें एनी एलिजिबल वोटर कैन कंटेस्ट इलेक्शन। 73 74 में आप बात कर सकते हैं 33 रिजर्वेशन की। एंड 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया है विच टॉक अबाउट द वुमेन रिजर्वेशन एक्ट, तो उसमें 33% बोला गया, बट दिस विल इम्प्लीमेंट आफ्टर सेंसस एंड डिलिमिटेशन कमीशन। इंटरनेशनल कमिटमेंट में बीजिंग डिक्लेरेशन आप डाल सकते हैं। एंड वुमेन मैनेज्ड पिंक बूथ के आप पिंक बूथ का एग्जांपल आप डाल सकते हैं, पिंक बूथ का एग्जांपल बीजिंग डिक्लेरेशन, these two you can quote. ओके, तो जेंडर सेंसिटाइजेशन होनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, डिजिटल सपोर्ट फॉर ओके, सो डिजिटल टूल्स फॉर कैंपेनिंग एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस, इन सब का सपोर्ट देना चाहिए ताकि वुमेन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो। एंड नाउ की चैलेंजेस, जैसे हमने पढ़ा डबल बर्डन, ट्रिपल बर्डन, हमने सब बर्डन्स के बारे में पढ़ा है कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं केयर वाले जो वुमेन को करने होते हैं एंड दे आर अनपेड, तो उनका बर्डन इतना ज़्यादा होता है प्लस दे आर अनपेड, तो इससे क्या हो रहा है कि जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है वुमेन की, वो भी कम हो रही है। और अभी हमने देखा था कि 3.1% ऑफ द GDP किसका है, वुमेन के अनपेड वर्क का है। वेयर एज अगर हम मेल का रेशियो, मेल का परसेंटेज देखें 0.6% ओनली, कि इतने अनपेड वर्क वो करते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर डोमिनेंस में देख सकते हैं लिमिटेड एक्सेस होता है फॉर्मल सिक्योर जॉब का, विद मेनी वुमेन लो पेड वर्क और अनप्रोटेक्टेड रोल्स में काम करती हैं। उधर सोशल नॉर्म की हम बात कर सकते हैं, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन जो ऑफर इन्फ्लुएंस करती है कि वर्क, द टाइप ऑफ वर्क अवेलेबल टू वुमेन लिमिट पार्टिसिपेशन इन स्पेशली इन अर्बन एरियाज, कि वुमेन का मतलब जो सोशल एक्सपेक्टेशन होती है वो क्या होती है कि देयर इज लिमिटेड प्लेस जहाँ पर वुमेन को काम करना चाहिए, कुछ जॉब से जो वुमेन के लिए नहीं बनी। दो टर्म है जिसके बारे में आपको आइडिया होना ही चाहिए, जो है ग्लास सीलिंग एंड ग्लास क्लिफ। देखिए ग्लास सीलिंग का मतलब ये होता है कि ग्लास सीलिंग का मतलब ये होता है कि दिस इज द एंड। इफ वुमेन यहां तक भी पहुंचना चाह रही है ना, वो पहुंच भी सकती है, बट दिस इज द एंड, दिस इज द स्टॉपेज पॉइंट फॉर वुमेन। ऐसा पॉइंट जहां पर वुमेन की ग्रोथ ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है। जैसे यहाँ लिखा है कि इनविजिबल बैरियर्स, इनविजिबल बैरियर में हम देख सकते हैं कि rise इनविजिबल टू वुमेन राइज टू टॉप लीडरशिप पोजीशन, जस्ट सोसाइटल बाइस की वजह से, अनकॉन्शियस प्रेजुडिस की वजह से, या लैक ऑफ मेंटरशिप स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटीज की वजह से, ऐसे कुछ फैक्टर्स जिनकी वजह से वुमेन टॉप पोजीशन पर नहीं पहुंच पा रही है, उनको पहुंचा नहीं रहे, तो दीज फैक्टर आर कॉल्ड एज ग्लास सीलिंग फैक्टर्स। ठीक है, एक होता है ग्लास क्लिफ। ग्लास क्लिफ वो होता है कि कोई भी अगर कोई कंपनी है वो डूबने वाली है, कंपनी उसमें कोई भी फाइनेंशियल क्रंच आ रहा है या कोई भी इस तरह का इशू होने वाला है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेना चाहता। एट दैट पॉइंट वो वुमन को उस पोजीशन में बिठा देते हैं, उस पोजीशन में बिठा देते हैं। और उस पोजीशन के बाद क्या होता है कि सिचुएशन ऐसी होती है कि उसको कोई हैंडल नहीं कर पा रहा। जब हैंडल नहीं कर पा रहे तो वुमेन भी कहाँ से हैंडल कर पाएगी उस चीज़ को, अगर वो इतनी ज़्यादा सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है। तो वहाँ पर क्या होता है कि रिकॉर्ड ये होता है कि ओके शी वॉज ऑन द टॉप पोजिशन व्हेन दिस थिंग हैपेंड, और वो उसको फेस नहीं कर पाई एंड कंपनी डूब गई या कोई भी लॉस हुआ, तो सब कुछ उनके सर पे आ जाता है। सब कुछ उनके सर पे आया तो व्हाट इट इम्प्लाइज कि नेगेटिव रेपुटेशन बन जाती है कि ओके शी कांट हैंडल द टॉप पोजीशन, तो वो होता है ग्लास क्लिफ।
तो ग्लास सीलिंग और ग्लास क्लिफ में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ग्लास सीलिंग का मतलब ये होता है कि ओके दिस इज द एंड, आप यहाँ तक ही आ सकते हो, और क्योंकि वो कुछ फैक्टर्स है जो आपको वहाँ तक पहुँचने नहीं दे रहे। ग्लास क्लिफ का मतलब ये है कि आप डिलिबरेटली यू आर सेंडिंग वुमेन एट दैट पोजीशन, और वहां पर वो सिचुएशन हैंडल नहीं कर पा रही, जब लॉस हो रहा है तो ओके यू आर ब्लेमिंग द वुमेन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो दैट इज ग्लास क्लिफ। तो ये डिफरेंस होता है ग्लास सीलिंग ग्लास क्लिफ में। आपको ये दो डिफरेंसेस बारे में पता होना चाहिए कि क्या इनका मतलब होता है। नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट वुमेन इन स्पोर्ट्स। अभी आप वुमेन के बारे में, वुमेन अभी हमारी मनु भाकर हो गई, उसके बाद वेरी फेमस अभी फेमस हो रही है मैरी कॉम, उनके बारे में आप, और साइना नेहवाल हो गई, और बैडमिंटन में हमारी कौन कौन है, पीवी सिंधु हो गई, ओके, एंड पीटी उषा। तो ऐसे बहुत सारे वुमेन हैं जो कि अभी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट, हमारी क्रिकेट टीम हो गई, हॉकी टीम हो गई वुमेन की। तो वुमेन पार्टिसिपेशन स्पोर्ट नो लॉन्गर जस्ट अबाउट कॉम्पिटिशन, इट्स अबाउट इक्वालिटी, एम्पावरमेंट एंड सोशल चेंज। हर चीज़ का मतलब ये नहीं होता कि वुमेन वहाँ पर बस घुसना चाह रही है, इट्स नॉट लाइक दैट। वुमेन आर देयर एट सर्टेन पोजिशन, किस लिए? सोशल चेंज के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, इक्वालिटी के लिए। वाई वुमेन इन स्पोर्ट्स मैटर? क्योंकि उससे जेंडर इक्वालिटी बढ़ेगी, उससे एम्पावरमेंट होगा, कॉन्फिडेंस आएगा वुमेन को, कि पार्टिसिपेशन बूस्ट करता है किसी सेल्फ स्टीम, टीम वर्क एंड डिसीजन मेकिंग स्किल। और हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं कि वो आपकी जो फिजिकल और मेंटल वेलबींग होता है उसका ध्यान रखता है। अगर आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ ऑलरेडी इंप्रूव रहती है। देन रोल मॉडल की हम बात करें तो सक्सेसफुल एथलीट इंस्पायर करते हैं गर्ल को टू परस्यू स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन। तो जो फेमस है जैसे पीवी सिंधु हो गई, मैरी कॉम, मीराबाई चानू, उसके बाद साक्षी मलिक, इंडियन क्रिकेट टीम ग्लोबल रिकॉग्निशन पॉपुलैरिटी आप देख सकते हैं। उसका सेरेना विलियम्स जो कि टेनिस प्लेयर्स है, दोनों विलियम्स सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। एक जो सेरेना विलियम्स होगी, विनस विलियम इनकी सिस्टर है। तो इन लोगों ने जो टेनिस की हिस्ट्री है उसमें बहुत ही बड़ा लैंडमार्क अचीव किया है। उसके बाद क्लैरिसा शील्ड जिसमें अनडिफिटेड बॉक्सिंग चैंपियन है, वो चैलेंज मेल डोमिनेंस इन प्रोफेशनल बॉक्सिंग में। उसके बाद केटी लडेंगे की बात हम करते हैं, सेट एंड प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग थ्रू द कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन। तो ये कुछ नाम है वुमेन इन स्पोर्ट्स के, आप उनके नाम याद कर सकते हो। अगर वुमेन का टॉपिक आता है तो वहाँ पर आप कोट कर सकते हैं कि नेशनल लेवल पे हमारी ये वुमेन है, इंटरनेशनल लेवल पे ये कुछ वुमेन्स है, दे आर मेकिंग द नेम काउंट। ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखें तो वुमेन कॉन्स्टिट्यूट करती है 40% ऑफ ग्लोबल पार्टिसिपेशन, बट लेस देन 10% ऑफ मीडिया कवरेज। मीडिया कवरेज इन्हें बहुत कम मिलती है, 40% है बट स्टिल मीडिया कवरेज कितनी है? 10%। अब डिपेंड करता है, जैसे आप अभी देखते होंगे कि क्रिकेट टीम हमारी निकलती है तो पूरी मीडिया टीम उनके आगे पीछे, पूरी मीडिया, ऑल्दो क्रिकेट का जितना रिकॉग्निशन मिलता है क्रिकेट स्पोर्ट्स प्लेयर्स को वैसा किसी को भी नहीं मिलता, बट यहाँ पर तो 40% पार्टिसिपेशन है ना वुमेन को, उनको 40% कवरेज तो मिलनी चाहिए ना, बट नहीं, इनको 40% मीडिया कवरेज मिलती है, इसलिए इनका रिकॉग्निशन भी इतना नहीं आता, रोल मॉडल इतने सेट नहीं हो पाते। 4 to 7% ऑफ ग्लोबल स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप वैल्यू गोज टू वुमेन स्पोर्ट। कितनी? 4 से 7% ही इतनी स्पॉन्सरशिप जाती है। अगर हम ओलंपिक लेवल पे देखें तो वुमेन पार्टिसिपेशन 22% से लेकर 49% तक अभी इंक्रीज हुआ है। यूएन एस्टिमेट के हिसाब से 1.5 टाइम्स मोर लाइकली टू ड्रॉप आउट ऑफ स्पोर्ट देन बॉयज अडोलेसेंस। इतनी मतलब अडोलेसेंस से पहले इतने बहुत वुमेन पार्टिसिपेट करती है स्पोर्ट्स में, बट आफ्टर अडोलेसेंस मतलब उस एज के बाद वुमेन ड्रॉप आउट बिकॉज ऑफ फ्यू फैक्टर, जैसे हमने देखा पेट्रियार्कल माइंडसेट हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, ऊपर से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का हो गया, फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटीज ना मिलना उस लेवल की, फाइनेंशियल डिपेंडेंस होना। तो दीज आर मेजर फैक्टर्स जो कि उनकी ग्रोथ को हिंडर करते हैं, एंड दिस इज वाई दे हैव टू ड्रॉप आउट फ्रॉम द स्कूल हो गए या स्पोर्ट्स हो गए वहां से, क्योंकि अर्ली स्टेज में तो स्कूल इज इक्वल टू स्पोर्ट्स, वो वहां से अपॉर्चुनिटीज मिलना स्टार्ट होती है, उसके बाद यू रीच टू द हायर लेवल। इन इंडिया स्पेसिफिक लेवल पे हम देखें तो इंडिया में 30 to 35% एक्टिव स्पोर्ट्स पर्सन है, जिसमें इंडिया सेंड करती है हायर नंबर ऑफ वुमेन एथलीट टू टोक्यो ओलंपिक्स। उसके बाद मोर देन 40% ऑफ इंडियन ओलंपिक मेडल हैव बीन वॉन बाय वुमेन। 40% मेडल, मोर देन 40% मेडल वॉन बाय वुमेन, दिस इज वेरी इंप्रेसिव पॉइंट। उसके बाद खेलो इंडिया में वुमेन का पार्टिसिपेशन क्रॉस 40% इन यूथ लेवल, एंड डिस्पाइट सक्सेस वुमेन रिसीव सिग्निफिकेंट लोअर प्राइज मनी एंडोर्समेंट कंपेयर टू मेल एथलीट। ये तो होता ही है ना कि दिस इज द बिग
बिग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, क्योंकि अगर कोई मेडल में कौन सा भेदभाव है भाई, अगर 40% वुमेन मेडल जीत रही है मेल के कंपैरिजन में, तो दे शुड गेट इक्वल इक्वल मनी प्राइज, इक्वल इंडोर्समेंट, उनको इतनी कवरेज मिलनी चाहिए ना जितनी जितना वो एक्सपेक्ट करती हैं, जितना उनका राइट है। अब हमने पहले ही पढ़ लिया था कि 40% तो वुमेन है स्पोर्ट्स फील्ड में, बट कवरेज कितनी मिलती है? 10%। तो यहाँ से ही पता चलता है कि अगर कवरेज नहीं मिलेगी, पता नहीं चलेगा, तो इंडोर्समेंट्स कैसे आएगी, प्राइज मनी कैसे डिसाइड होगा। पर इक्वल पार्टिसिपेट, अगर इक्वल पार्टिसिपेट वो कर रही हैं, ज़्यादा कर रही हैं, तो दे शुड गेट मैक्सिमम एडवांटेज आई गेस। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन में हम देख सकते हैं कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन रेफर्स टू, हमने अब कौन कौन से हमने पढ़ लिया। सबसे पहले हमने पढ़ा किसके बारे में? रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे में पढ़ा। वी हैव रेड अबाउट द वर्क फोर्स, वुमेन वर्क फोर्स के बारे में। फिर हमने केयर इकोनॉमी के बारे में पढ़ा, फिर गिग इकोनॉमी के बारे में पढ़ा। देन वी रेड अबाउट द पॉलिटिक्स, कम्बैट रोल्स एंड स्पोर्ट्स। अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से वायलेंस होते हैं वुमेन के अगेंस्ट। तो वायलेंस में अब वुमेन वायलेंस क्या होता है? एक्ट होता है जेंडर बेस्ड वायलेंस, जिसमें रिजल्ट इन फिजिकल, सेक्सुअल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक हार्म, इंक्लूडिंग उनकी जो थ्रेट होते हैं, कोशन होता है, डिप्रीवेशन ऑफ लिबर्टी। इट इज बोथ वुमेन राइट वायलेशन एंड डेवलपमेंट चैलेंज। जैसे कि फॉर्म ऑफ वायलेंस में डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, जो उनके घर से स्टार्ट होता है, जैसे कि फिजिकल अब्यूज हो गया, मैरिटल रेप हो गया, या इमोशनल इकोनॉमिक वायलेंस हो गया। फिर आप सेक्सुअल वायलेंस में देख सकते हैं, रेप से हरेसमेंट, ट्रैफिकिंग हो गई। स्ट्रक्चरल वायलेंस में डाउरी का हो गया, डाउरी से रिलेटेड कितनी डेथ होती है, ऑनर किलिंग हो गया। पब्लिक स्फेयर में स्टॉकिंग, एसिड अटैक, वर्क प्लेस हरासमेंट। डिजिटल में आप साइबर स्टॉकिंग देख सकते हैं, ऑनलाइन अब्यूज हो गया, डीप फेक हो गया, पोर्नोग्राफी हो गया। तो ये कुछ टाइप ऑफ वायलेंस है जो कि आप घर से स्टार्ट होते हैं, घर से लेकर वर्क प्लेस तक, वर्क प्लेस से लेकर आप अपना डिजिटल जो भी चीज यूज कर रहे हैं वहां तक। तो वायलेंस इज एवरीवेयर, बट फॉर्म चेंज हो जाती है उसकी। आप देख सकते हैं फिजिकल, सेक्सुअल, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल, इमोशनल, एंड दीज आर सम वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। अब यहाँ पर कुछ केसेस हैं, जैसे आप नेशनल लेवल पे देखें तो वुमेन के जो रजिस्टर्ड केसेस अगेंस्ट वुमेन वो राइज ही कर रहे हैं। नेशनल एवरेज कितना है क्राइम रेट का? 66.4%। दिल्ली में बहुत ज़्यादा है, हरियाणा, तेलंगाना, राजस्थान, कोई सारे स्टेट में जो लेवल ऑफ थ्रेट है अगेंस्ट वुमेन वो ज़्यादा ही है। अब यहाँ पर ये कुछ डेटा है, जैसे नेचर ऑफ क्राइम में अगर हम देखें तो रेप का जो डेटा है दैट इज 7.1%, असॉल्ट टू आउटरेज मोडेस्टी 18.7%, फिर किडनैपिंग अबडक्शन में 19.2%, बट जो हस्बैंड और रिलेटिव की क्वालिटी है अगेंस्ट वुमेन वो है 31.4%। मेजर जो डोमेस्टिक वायलेंस जिसे हम कहते हैं, फिजिकल वायलेंस हो गया, जिसमें सब तरह के वायलेंस आते हैं, डोमेस्टिक हो गए, स्ट्रक्चरल हो गए, मैरिटल रेप हो गया, वो सब इसमें आते हैं। 31.4% सबसे ज्यादा हस्बैंड एंड रिलेटिव्स करते हैं। केस रजिस्टर्ड में अगर हम देखें तो यूपी में इतने हुए, राजस्थान, आप ये डेटा कर सकते हैं, बट नेशनल एवरेज और इस तरह का आप लिख सकते हैं कि ओके ये डेटा है इस कि हस्बैंड या फैमिली रिलेटिव इतना करने, किडनैपिंग का, फिर रेप का, ये डेटा आपको लिखना है अगर क्राइम अगेंस्ट वुमेन के बारे में आता है। एनसीआरबी क्या बोलती है हमारी? एनसीआरबी इज अ नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो। उसमें क्या बोला गया है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन में हम देखें तो डाउरी डेथ इतनी हुई है, ओवरऑल चार्जशीट इतनी फाइल हुई है, फिर रेप के केसेस इतने हैं, फिर चाइल्ड रेप के केसेस इतने हैं, असॉल्ट विद इंटेंट टू आउटरेज द मोडेस्टी। तो ये कुछ डेटा है और कुछ फैक्ट है, आप ये लिख सकते हैं। मेगा सिटीज में दिल्ली सुप्रीम टॉप पोजीशन पे। और अभी भी कुछ केसेस, अभी भी एक न्यूज आ रही है ना, पता है इंटरनेट पे बहुत वायरल है वो न्यूज कि वुमेन, मतलब वैसे तो ओवरऑल बहुत सारे जो माइनर्स है दे आर मिसिंग, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ वुमेन आर मिसिंग। तो बी सेफ एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ गर्ल्स एंड बॉयज, क्योंकि वो तो दोनों ही रहे हैं। ग्लोबल ट्रेंड में हम देखें तो परसिस्टेंट वायलेंस 30% वुमेन के ऊपर ही होता है, अनचेंज्ड ओवर लास्ट 2 डिकेड। उसके बाद इंटीमेट पार्टनर वायलेंस इन 12 month proceeding 2025 report, even 11% of women were subjected to physical and sexual abuse by intimate partner। सबसे ज्यादा जो हस्बैंड हो गए, रिलेटिव्स हो गए, सबसे ज्यादा अब्यूज वो करते हैं वुमेन को।
नॉन पार्टनर सेक्सुअल वायलेंस, जैसे कि 263 मिलियन वुमेन जो 15 और ओल्डर ईयर या एक्सपीरियंस नॉन पार्टनर सेक्सुअल अब्यूज, उनके पार्टनर भी नहीं बट स्टिल वो अब्यूज, इस तरह का सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है। डिजिटल वायलेंस में हम देखें तो 117 कंट्रीज रिपोर्टिंग इनिशिएटिव टू एड्रेस दिस। तो इट इज ऑल्सो इंटेंसिफाइंग इशू डिजिटल वायलेंस, जिसमें साइबर स्टॉकिंग हो गया, डीप फेक हो गया, ये भी इंक्रीमेंट हो रहे हैं। सिविल, अगर हम प्रोटेक्टिव की राइट की बात करें तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस किस एक्ट में है? 2005 के एक्ट में। मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट ऑफ मैरिज, ये ट्रिपल तलाक वाला 2019 में आया था। हिंदू ससेशन एक्ट के बारे में पढ़े 2005 में, जिसमें इक्वल इनहेरिटेंस की बात की गई है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 एंड प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। तो ये डेटा है, ये आप डेटा लिख सकते हो अपने पेपर में। सारा डेटा बहुत फ्रेश है, बहुत ज़्यादा अपडेटेड है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसी को प्रेफर करें, क्योंकि ये मल्टीपल सोर्सेज से बनाया गया है ये पूरा पीडीएफ। तो आपको ये मिल जाएगा, ये मिलेगा कहाँ पर? स्टडी फंडा के टेलीग्राम चैनल पे आप जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हो। पेट्रियार्कल माइंडसेट कॉज है, एक सन प्रेफरेंस हो गया, कंट्रोल ओवर फीमेल सेक्सुअलिटी। सबसे जो रिप्रोडक्टिव राइट आया ना, वो इसको देखते हुए है कि विमेन सेक्सुअलिटी के ऊपर भी लोग अपना, जो फैमिली वाले हैं वो अपना राइट समझते हैं, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। विमेन की जो बॉडी है उस पर विमेन का ही राइट है। और किस केस में बोला था? सुचित्रा श्रीवास्तव केस 2022 में। इकोनॉमिक डिपेंडेंस, लैक ऑफ एजेंसी, बहुत सारे वुमेन हैं हु वांट टू रेज द वॉइस अगेंस्ट द फैमिलीज बट दे कांट, बिकॉज सबसे मेजर रीजन ये है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, द फाइनेंस डिपेंडेंस ऑन द फैमिली, फाइनल डिपेंडेंट, लैक ऑफ एश्योरेंस है, दे कांट गो टू द दे पेरेंट्स होम बैक। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, कास्ट हो गया, क्लास हो गया, कम्युनिटी नॉर्म्स हो गए, वीक इन्फोर्समेंट लॉ है जो इन्फोर्स ही नहीं हो रही है। गवर्नमेंट हैज मेड द लॉ बट इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी वीक। लीगल कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में हम देखें तो 14, 15, 21 इक्वालिटी एंड डिग्निटी की बात करते हैं, जिसमें हम डाउरी की बात करते हैं 1951, उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस 2025, 2005, उसके क्रिमिनल लॉ 2013 एंड पोश एक्ट 2013। चैलेंजेस क्या है कि अंडर रिपोर्टिंग होती है, स्टिग्मा फेयर की, विक्टिम ब्लेमिंग होती है, सोशल नॉर्मलाइजेशन हो गया कि ओके हस्बैंड है करता है तो करता है, हस्बैंड है कर सकता है, नो इट्स नॉट लाइक दैट, हस्बैंड है तो नहीं कर सकता, हर किसी का इंडिविजुअल राइट होता है एंड वो रिपोर्ट कर सकती है, और रिपोर्ट करने के बाद तो भैया तुम गए फिर। तो डिलेड जस्टिस एंड इंस्टीट्यूशनल एपैथी, इमर्जिंग फॉर्म ऑफ साइबर एंड ट्रांस नेशनल क्राइम। उसके बाद वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि जो भी लॉ बनाए हैं, वेदर इट इज रिलेटेड टू ट्रिपल तलाक, डोमेस्टिक वायलेंस, या विशाखा गाइडलाइंस हो गई, या मेटर्निटी लीव के ऊपर हो गया, या अबॉर्शन के ऊपर हो गया, लॉ तो हमारे पास सारे ही हैं, बट उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए ऐसे केसेस में। डाउरी से रिलेटेड हो गया बहुत मेजर, जेंडर सेंसिटाइजेशन होना चाहिए। उसके बाद इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, एजुकेशन होना चाहिए वुमेन के लिए, सेफ प्लेस क्रिएट करो, डिजिटल सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट यू कैन राइट। वैसे वे फॉरवर्ड में सारी चीज़ें वही है कि देयर शुड बी अ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेड लॉ, एंड अगर लग रहा है कि देयर इज अ मिसिंग लॉ या ज़रूरत है हमें और रिफॉर्म लाने की, तो लाओ, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाने चाहिए, कोई रिफॉर्मेटिव रिफॉर्म लाओ जिससे कि और ज़्यादा जो कंडीशन है वुमेन की ठीक हो। देखो मैं यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ वुमेन है, तो हम बस वुमेन की बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि मेल को प्रॉब्लम नहीं होती है, मेल के पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐसा नहीं है, बट हम यहाँ वुमेन की बात कर रहे हैं, तो हम जनरली वुमेन के बारे में ही बताएंगे और उनके बारे में पूरा पढ़ेंगे। Marital rape refers to non-consensual sexual intercourse by husband with his wife despite global recognition as a serious human right violation। जो marital rape है ना, ये serious human right violation है, but क्या होता है, husband है, husband का तो right है ना, husband have a right to make sexual relationship with wife, but it is not like that। if wife is not ready to make sexual relation with you, तो कोई मतलब नहीं है, it's a total human violation। बट इंडिया में मैरिटल रेप इज नॉट क्रिमिनलाइज्ड येट, तो पनिशमेंट नहीं मिलती, एंड मेनी वुमेन आर सफरिंग फ्रॉम दिस कॉज, मैरिटल रेप। सेक्शन 375 आईपीसी कंटेन मैरिटल एक्सेप्शन स्टेटिंग दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय मैन विद हिज वाइफ, जो 15 साल से ऊपर है, इज नॉट रेप। अगर कोई मेल है, उनकी जो वाइफ है वो 15 साल से ऊपर है, 15 साल से ऊपर है, तो ही कैन मेक सेक्सुअल रिलेशनशिप वाइफ whether she want to do it or not। एक्सेप्शन negate consent and bodily autonomy within the marriage। अब इससे क्या हो रहा है, द पर्सनल लिबर्टी ऑफ द वुमन इज वायलेटेड, बिकॉज उसका तो राइट नहीं है ना, उसकी तो कंसेंट नहीं है ना, उससे तो परमिशन ली नहीं गई, बट स्टिल इट इज नॉट क्रिमिनलाइज्ड इन इंडिया, तो सब कुछ चलता है, तो चल रहा है ये भी।
प्रेवलेंस भी अगर हम देखें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट बोलती है 5.4% वुमेन एक्सपीरियंस मैरिटल रेप। एक्चुअल फिगर लाइकली हायर ड्यू टू अंडर रिपोर्टिंग। बहुत फिगर है पर अंडर रिपोर्टेड है, वो अंडर रिपोर्टेड है तो नहीं पता चलता। और वैसे भी इफ समवन इज इन अ मैरिटल रिलेशनशिप, ओके इफ दे आर मैरिड, तो फिर वैसे किसी को फर्क नहीं पड़ता है, नो वन वांट टू इंटरफेयर इन देयर रिलेशनशिप। रीजन क्या है? इकोनॉमिक डिपेंडेंस। अगेन सबसे बड़ा मेजर रीजन यही है कि वुमेन कंप्लेंट करना क्यों नहीं चाहती, क्योंकि वुमेन डिपेंडेंट है ना, वुमेन डिपेंडेंट है। लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द कंसेंट विद इन मैरिज। उसके बाद पेट्रियार्कल नॉर्म, नॉर्मलाइजिंग सेक्सुअल कंट्रोल ओवर द वुमेन। पेट्रियार्कल नॉर्म सेट है कि ठीक है हस्बैंड है तो राइट है हस्बैंड का राइट है कि आप दैट यू हैव टू मेक द सेक्सुअल रिलेशनशिप, चाहे आप रेडी हो चाहे ना हो। तो ये पेट्रियार्कल नॉर्म है। अभी एक मूवी आई थी हक, यामी गौतम की, तो उसमें हक में दिखाया गया है कि इनिशियली शी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है क्योंकि शी वॉज इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन हर हस्बैंड। तो उस मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया गया है, विमेन एम्पावरमेंट की ही बात है एंड इट इज़ रिलेटेड टू ट्रिपल तलाक। जो इंटरेस्टेड है और जो जानना चाहते हैं ऐसे, वैसे तो आप लोग सब ग्राउंड लेवल कंडीशन जानते ही हैं कि किस तरह की हमारी सोसाइटी है, किस तरह से हम सोचते हैं, किस तरह से हम करते हैं। तो उस मूवी में ये सब दिखाया गया, मैंने रिसेंटली देखी, दिस इज व्हाई आई एम सजेस्टिंग कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन वॉच, ऑल्दो आई एम नॉट प्रमोटिंग। Argument of criminalization, violation of fundamental right, counter in Article 14 and Article 21, severe psychological trauma होता है, form of domestic violence है, legal inconsistency है, और international obligation भी है। ओवर 104 कंट्री क्रिमिनलाइज कर दी क्या मैरिटल रेप, एंड आस्क्ड बाय जस्टिस एंड वर्मा कमेटी। जस्टिस वर्मा कमेटी ने बोला है कि मैरिटल रेप को हमें क्या कर देना चाहिए, क्रिमिनलाइज करना देना चाहिए। पर ये बहुत टाइम पहले न्यूज़ में भी था, बट स्टिल दिस टॉपिक इज कवर्ड नाउ। अब कोई इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहा, बट 104 कंट्रीज ने इसे ऑलरेडी क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। थ्रेट टू इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, क्यों नहीं कर रहे क्रिमिनलाइज इसको, क्योंकि बहुत सारी मैरिजेस इससे टूट जाएगी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हर लॉ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। कुछ वुमेन होती है, सारी तो सीधी नहीं होती ना, कुछ ऐसी होती है कि ओके इफ दे वांट टू टेक रिवेंज फ्रॉम हस्बैंड या कोई भी उनके बीच में टसल चल रही है, तो वो बहुत उस लॉ का मिसयूज भी हो सकता है, एंड उसको आप प्रूफ कैसे करोगे। तो रियल चीज वो है। उसके बाद कॉन्जुगल राइट्स है, आर्ग्यूमेंट अंडर पर्सनल लॉ, कॉन्जुगल राइट्स कैन नॉट ओवरराइड कंसेंट। स्टिल कॉन्जुगल राइट्स की बात इसमें की गई है। तो ये कुछ चीजें हैं। आप आर्ग्यूमेंट अगर ऐसे आता है, इस टॉपिक पे क्या होगा ना, इस टॉपिक पे अगर मैरिटल रेप के ऊपर आ सकता है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, यू हैव टू प्रेजेंट योर पॉइंट इन फेवर एंड अगेंस्ट। फेवर में आप कर सकते हो कि ओके बॉडी ऑटोनॉमी जाती है इससे, और वुमेन का लिबर्टी वायलेट होती है, राइट वायलेट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको साइकोलॉजिकल, सोशल और सेक्सुअल ट्रॉमा फेस करना पड़ता है। ऑल तो आप अगेंस्ट में लिख सकते हो कि येस इट इज़ एक मैरिज है, एक इंस्टीट्यूशन है, उसमें आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, तो दिस इज वन ऑफ इट। तो इसीलिए इसको फॉर ग्रांटेड नहीं मतलब इसे ग्रांटेड लिया जाता है। एंड पेट्रियार्कल माइंडसेट है लोगों का, एंड अगर इस तरह का हम लेके आते हैं तो इट विल बी थ्रेट टू द मैरिज इंस्टीट्यूशन। कॉन्जुगल राइट्स के नाम से इसे जाना जाता है। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो। अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड क्या क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14, 15, 15(3), आप इन सब लॉ को पढ़ लेना। साइबर हेरेसमेंट एंड क्राइम के बारे में हम बात करें तो इंटरनेट वास्ट डिजिटल लैंडस्केप है जिसमें कनेक्शन अपॉर्चुनिटी कैन बिकम ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ क्राइम। अभी ये न्यू क्राइम बढ़ रहा है साइबर सिक्योरिटी वाला, या साइबर सिक्योरिटी की हम बात करते हैं तो उसमें वुमेन का भी आता है कि अभी जो डिजिटल डिवाइस थोड़ा कम हुआ है, या वुमेन के पास भी स्मार्टफोन्स है, दे हैव एक्सेस टू इंटरनेट, और साथ साथ और भी जो पॉपुलेशन है उनके पास भी है। तो मिसयूज किस तरह से होती है, साइबर स्टॉकिंग होती है, साइबर स्टॉकिंग हो गई या डीप फेक हो गया, अलग अलग प्रोफाइल बना के स्टॉक करना, जैसे साइबर स्टॉकिंग, ब्लैकमेलिंग, साइबर ब्यूलिंग, मॉर्फिंग, जिसमें क्या होता है मेलिशियसली अल्टरिंग वुमेन इमेज, क्रिएट कॉम्प्रोमाइजिंग फोटो, मॉर्फिंग कहते हैं उसे। ऑनलाइन सेक्सुअल हरासमेंट होने लग गए, सेंडिंग अनवांटेड सेक्सुअल टेक्स्ट एंड ऑल। उसके बाद साइबर स्टॉकिंग, ब्लैकमेलिंग का पता है आपको, साइबर ब्यूलिंग का साइबर
बुलिंग का होता है कि ऑनलाइन अटैक इंटेंडेड साइबर अटैक किया जाता है सो दैट ह्यूमिलिएट कर सके वुमेन की रेपुटेशन। तो अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसमें बोला गया है साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन हैज सिग्निफिकेंट कंसर्न, जैसे कि 2021 में 20% ऑफ ऑल रिपोर्टेड क्राइम इतने हुए थे जो टारगेट करते हैं। तो आप इस डेटा को लिखना है आपको कि कितने साइबर क्राइम रिपोर्ट हुए हैं 2021 में। और इसमें से रिड्रेस करने के लिए कौन कौन से मैकेनिज्म लाए गए हैं, जैसे साइबर क्राइम सेल बने हैं, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, वी हैव साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन स्कीम है, लीगल फ्रेमवर्क में आप आईटी के बारे में देख सकते हो, कैसे हम टैकल कर सकते हैं साइबर क्राइम इंक्लूडिंग ऑनलाइन हरासमेंट। 66A के बारे में आप लिख सकते हो कि इसमें ऑफेंसिव मैसेज अगर है तो उसके तहत वो पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये कुछ रिड्रेसल है, आप इनको भी लिखना है अगर आप सॉल्यूशन में लिख रहे हो तो, ठीक है। तो ग्लोबल जेंडर गैप में इंडिया की क्या रैंक है, वी हैव ये डेटा वेरी फ्रेश 2025 का, और इसमें हमारी जो रैंक है इट इज 131। इंडिया की रैंक यहाँ पर है। इंडिया कहाँ दिख रहा है आपको, इंडिया कहाँ दिख रहा है, इंडिया इसमें मेरे को तो नहीं दिख रहा, अच्छा ये रहा। टॉप पे कौन है, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, ये 5 कंट्री जो टॉप में है। इंडिया का हाल तो श्रीलंका से भी बुरा है, तो श्रीलंका इंडिया से ऊपर है, नेपाल, भूटान, अपनी बांग्लादेश हो गई, सब ऊपर है। इंडिया के नीचे उस मालदीव और पाकिस्तान ही है। देखो कितना जेंडर गैप है इंडिया में भाई। ओके, तो ये है 131 आउट ऑफ इट, और 148 कंट्रीज में से बांग्लादेश और नेपाल से भी बुरा हाल है इंडिया का, मतलब ये तो आगे हैं। यहाँ पर स्कीम कौन कौन सी है वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड स्कीम हम देखेंगे, गवर्नमेंट की क्या क्या इनिशिएटिव है जिससे कि वायलेंस को हम कर्व कर सकते हैं। जैसे कि लीगल प्रोटेक्शन की बात कही गई है, तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, जिसमें आईपीसीज दी हुई है, ये आप सेक्शन याद रख लेना। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क प्लेस के बारे में बात की गई है, जिसमें कि जो वुमेन जहाँ पर काम कर रही है वहाँ पर उनको पूरा प्रोटेक्शन दिया जाएगा। सपोर्ट, जैसे कि वन स्टॉप सेंटर है जो मिशन शक्ति का पार्ट है, प्रोवाइड करता है इंटीग्रेटेड असिस्टेंस, लाइक पुलिस हो गया, मेडिकल हो गया, लीगल हो गया, ये तीनों सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। वन स्टॉप सेंटर इसे कहा जाता है, किसका पार्ट है, मिशन शक्ति का पास है, जिसमें तीनों इंटीग्रेटेड सर्विस वुमेन को दी जाती है। वुमेन हेल्पलाइन नंबर आपको याद रखना है 181, जो 24/7 टूल फ्री सर्विस है, जो इमरजेंसी सर्विस हो गया, नॉन इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड की जाती है वुमेन को। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम 112 पैन इंडिया इमरजेंसी नंबर है वुमेन के लिए इमीडिएट हेल्प के लिए, जहां पर पुलिस सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ पर क्या लिखा है, सावधान गृह, जिसमें प्रोवाइड शेल्टर, फूड एंड काउंसलिंग टू वुमेन इन डिफिकल्ट सिचुएशन। नवाबिहन स्कीम, जिसमें स्टेट लेवल इनिशिएटिव फॉर लीगल एडवाइस एंड शेल्टर। ऑब्जेक्टिव क्या है, और एक ये स्कीम है उद्योगिनी स्कीम। ये स्कीम आपको नाम याद रखना है, उद्योगिनी स्कीम का है एम्पावरिंग वुमेन। स्कीम ऑफर करती है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वुमेन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम रूरल एंड अर्बन एरिया सो दैट दे कैन एस्टेब्लिश माइक्रो एंटरप्राइज इन डाइवर्स फील्ड, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सर्विस हो गया, ट्रेड हो गया। और वुमेन स्पेसिफिक फोकस इसमें किया गया है, जैसे कि लोन और फाइनेंशियल सपोर्ट स्पेशली वुमेन को दिया जाएगा जो कि डिसएडवांटेज सेक्शन से हैं, प्रमोट करने के लिए एंड पार्टिसिपेशन इन एमएसएमई सेक्टर। तो कौन सा है, ये उद्योगिनी स्कीम के बारे में आपको याद रखना है, जो कि वुमेन को फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है सो दैट दे कैन मेक दे बिजनेस काउंट, एंटरप्रेन्योरशिप। वुमेन सेंटर की स्कीम की हम बात करें तो डिफरेंट हमारी जो गवर्नमेंट एजेंसी है उन्होंने गवर्नमेंट स्कीम चलाई है, जैसे कि महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की तरफ से है, जिसका ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्टिविटी और इनकम ऑफ जो फीमेल फार्मर्स हैं उनको प्रमोट करना। फोकस यही है टेक्निकल ट्रेनिंग, फाइनेंशियल सपोर्ट करना, बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, राइट। एंड देन राष्ट्रीय महिला किसान योजना, जिसका ऑब्जेक्टिव यही है कि वुमेन को लीडरशिप रोल में लाना इन एग्रीकल्चर, जहां पर उनको फोकस किया जाए उनकी ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के ऊपर। ओके, एंड नेक्स्ट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। वहां पर हम विमेन का जो एक बच गया था इसमें कि विमेन रोल इन एग्रीकल्चर, वो हम एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में करेंगे, ठीक है।
तो जननी सुरक्षा योजना में आप देख सकते हैं सेफ मदरहुड इंटरवेंशन अंडर नेशनल रूरल हेल्थ केयर मिशन, एंड इसमें बोला गया है कि मैटरनिटी और इन्फेंट मोटर्निटी को कम करने के लिए ये जननी सुरक्षा योजना लाई गई है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे प्रीलिम्स में भी, सीएससी का प्रीलिम्स था उसमें, और जितने भी वुमेन रिलेटेड स्कीम है उनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम में, प्लस आपको पता भी होना चाहिए सो दैट यू कैन कोट दिस स्कीम इन योर पेपर टू। एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने लाया है कौन सा, नारी शक्ति पुरस्कार, जो अवार्ड दिया जाएगा होम मिनिस्ट्री की तरफ से टू ऑनर वुमेन जिनका कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ओके और महिला पुलिस वॉलंटियर स्कीम के कोलैबोरेशन किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, जो क्रिएट करेंगी, एम्पावर करेंगी महिला पुलिस वॉलंटियर सो दैट दे कैन फिक्स लिंक बिटवीन पुलिस एंड कम्युनिटी, फैसिलिटेट वुमेन इन डिस्ट्रेस एंड फाइटिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में बेटरिंग वुमेन राइट एंड जेंडर इक्वालिटी, तो उसमें मिनिस्ट्री वर्क करेगी इनैक्ट एंड अमेंड लॉ जो प्रोटेक्ट करता है, प्रमोट करता है वुमेन का राइट। वुमेन स्पेसिफिक फोकस इज मिनिस्ट्री हैज एक्टिवली इन्वॉल्व क्रिएटिंग लॉ लाइक प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस 2005 एंड सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस 2013। प्रमोशन ऑफ लीगल एजुकेशन अमंग वुमेन, यस प्रमोशन जिससे कि एलएलबी में उनको एनरोलमेंट और ज्यादा हो सके। गवर्नमेंट एक्नॉलेज कर रही है डिक्लाइन इन फीमेल एनरोलमेंट इन एलएलबी, इंडिकेटिंग ऑल इंडिया सर्वे हायर एजुकेशन 2021। इसीलिए गवर्नमेंट को पता चला सर्वे के हिसाब से कि जो वुमेन का एनरोलमेंट रेशियो है किसमें एलएलबीज में वो कम होता जा रहा है, तो इसको देखते हुए वुमेन ने स्कीम लाई है जिसमें एफर्ट डाले जाएंगे सो दैट वुमेन को इनकरेज किया जाए कि वो भी लॉ जैसे लीगल प्रैक्टिसेस में और पार्टिसिपेट करें, बिकॉज वी नीड लॉयर्स, वुमेन लॉयर्स जो कि उनके एटलीस्ट वुमेन सेंट्रिक जो केसेस हैं उनको हैंडल कर सके। विमेन एम्पावरमेंट स्कीम में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्कीम भी है। वर्किंग में वर्किंग वुमेन हॉस्टल समाधान गृह है, वन स्टॉप सेंटर है, वुमेन हेल्पलाइन नंबर हमने पढ़ा, महिला पुलिस वॉलंटियर के बारे में हमने पढ़ा। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं 7 गवर्नमेंट स्कीम विच टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। ऑलराइट, ओके द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की भी कुछ स्कीम्स है जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर के बारे में, महिला शक्ति केंद्र, नारी शक्ति पुरस्कार और स्वयं सीधा स्कीम। ओके तो ये आप स्वयं सीधा स्कीम ये टू एम्पावर रूरल वुमेन, एनहांसिंग सेल्फ रेजिलियंस, प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक स्टेटस, इंक्रीजिंग सोशल डिसीजन मेकिंग, ये थोड़ा अलग है, इसे आप देख लेना। ठीक है, तो अब हमारा जो क्लास है वो यहाँ एंड होती है और अभी हमने जो पढ़ा उसकी हम थोड़ी समरी रेडी कर लेते हैं। समरी में हमने क्या क्या पढ़ा, पहले वी हैव सीन वुमेन का हमने इंट्रोडक्शन देखा कि वुमेन का क्या रोल है सोसाइटी में। वुमेन का रोल बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है, मल्टी डायमेंशनल है, दे आर नॉट लिमिटेड टू वन स्फेयर, दे आर वर्किंग इन अ मल्टीपल प्लेसेस एट वन टाइम। इसीलिए किस नाम से जाना जाता है इसको, ट्रिपल बर्डन। ट्रिपल बर्डन है वुमेन के ऊपर, वो वर्क भी कर रही हैं, वो चाइल्ड केयर भी कर रही हैं और वो घर को भी संभाल रही हैं, तो ट्रिपल बर्डन इफेक्ट देखा गया है वुमेन पे। वो हमने बात करी सबसे पहले रिप्रोडक्टिव राइट क्या है वुमेन के, रिप्रोडक्टिव राइट के बारे में हमने बात करी। रिप्रोडक्टिव राइट्स में वी टॉक्ड अबाउट कि वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो किस तरह से यहाँ तक बढ़ा, तो उसमें मेजर रोल किसका था, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का भी था। वुमेन अंडरस्टैंड द बॉडी ऑटोनॉमी इम्पोर्टेंस, एंड हमने वर्क फोर्स के बारे में पढ़ा कि वुमेन का वर्क फोर्स में वी रेड अबाउट द केयर इकोनॉमी में पढ़ा। और हमने ये भी देखा कि वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वर्क फोर्स में वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ है। अर्बन में अलग है, रूरल में अलग है। केयर इकोनॉमी में वुमेन का कितना पार्टिसिपेशन है, जो वन ऑफ द अनपेड वर्क है। उसके बाद हमने गिग इकोनॉमी में पढ़ा कि गिग इकोनॉमी में ये होगा कि वुमेन फ्रॉम एनीवेयर इफ दे हैव टेकन ब्रेक फ्रॉम द जॉब अर्लियर, तो अब वो री एंटर कर सकती है बिजनेस में ऑफ देयर चॉइस और फ्लेक्सिबल आवर्स के अकॉर्डिंग। Alright, and we talked about women in politics, women in combat job, जिसमें हमने बहुत सारे वुमेन का पार्टिसिपेशन देखा। और यहाँ पर भी पॉलिटिक्स में वी हैव सीन कि हमारे अभी भी डिक्रीमेंट में चल रहा है, बट स्टिल वी आर डूइंग गुड। और जैसे ही 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इनैक्ट होगा आफ्टर सेंसस एंड डिलिमिटेशन कमीशन, तो उसके बाद जो पार्टिसिपेशन है वुमेन का इन आर पार्लियामेंट एंड प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव वो इंक्रीज ही होगा। हमने कम्बैट जॉब में देखा, अभी हमने देखा कि जितनी भी हमारी परेड हुई थी इन एट रिपब्लिक डे पे, तो उस टाइम पे हमारी जितनी भी ऑफिसर्स थी, जो परेड थी उनको लीड किया था फीमेल ऑफिसर्स ने।
कम्बैट जॉब में हमने देख लिया, देन वी हमने स्पोर्ट्स में देखा, स्पोर्ट्स में विमेन कौन कौन सी वुमेन है, उनका क्या रोल है। उसके बाद हमने देखा कि वायलेंस होता है, तो वायलेंस किस तरह का होता है विमेन के खिलाफ, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस भी हो गया, जैसे जो हमारे घर से स्टार्ट होता है, घर से वर्क प्लेस तक कौन कौन से वायलेंस होते हैं। अभी नया स्टार्ट हुआ है साइबर वायलेंस, साइबर अटैक्स, तो वो हमने देखे। एंड देन वी रेड अबाउट द स्कीम्स, हमने देखा कि स्कीम्स कौन कौन सी गवर्नमेंट लाई है। तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली एंड कंक्लूजन में आपको कंक्लूजन इसका ड्राइव करना है कि क्या कंक्लूजन रहने वाला है पूरे लेक्चर का। ऑलराइट, सो वी आर डन विद वुमेन। और इसके बाद आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें हमने ऑलमोस्ट सारा डेटा आपको प्रोवाइड कर दिया, और सारा डेटा लेटेस्ट है बिल्कुल। अगर आप वापस क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पर पूरा डेटा इसमें अपडेटेड है, आपको कहीं से कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट सी दिस लेक्चर एंड नोट डाउन द पॉइंट्स। तो हमने दो इन्फॉर्मेशन आपसे पहले भी शेयर कर ली थी, दैट वी आर कमिंग विद 100 डेज आर्मर बैच, जिसमें ये होगा कि इफ़ यू आर नॉट फीलिंग प्रिपेयर्ड तो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। इसमें क्या होगा कि 100 डेज में आपको प्रॉपर प्रैक्टिस, प्रॉपर जितने भी टेस्ट होंगे या लेक्चर्स होंगे, ऑफलाइन होगा सारा आपका। ये 21 फैब से स्टार्ट हो रहा है ये, तो आप इसको ले सकते हैं एंड देन इनरोल कर सकते हैं यहाँ पर इस नंबर पे। अगेन द बुकलेट्स भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी फ्री डिलीवरी है, और इस बुकलेट में जितने भी हमारे कोर्स सब्जेक्ट है वो सारे रहने वाले हैं, तो आप इन्हें भी ले सकते हैं। तो दीज आर टू थिंग्स दैट यू कैन थिंक ऑफ, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर लेना फॉर मोर डिटेल। सो लेट्स stop this here. So thank you so much and all the best for your exam. Study well and stay happy.